क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज देखिए मैं भी थोड़ी देर पहले पूछी थी कि आज पब्लिक हॉलीडे है ना, लेकिन मैं वाकई एक तो ये मैं कहूँगी कि हम जो इतने डेडिकेटेड हैं कि हम रोज़ रोज़ आ जाते हैं। हम 25 दिसंबर को भी पब्लिक हॉलीडे के बावजूद यहाँ बैठे हुए थे और आज 27th जो कि पब्लिक हॉलीडे को इतना हैप्पीनेस वाला हॉलीडे तो नहीं है, एक बड़ा सोगवार वाक़या हुआ था और हमें बहुत उसके जो असरात हैं वो आज तक शायद हम महसूस करते हैं। अभी मैं उस पर थोड़ी सी बात करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, मैंने कहा आप लोग ज़रा हमारी अज़मत को सलाम कर लें कि हम इतने ठंड के बावजूद या पब्लिक हॉलीडेज़ के बावजूद सब तैयार शैयार होकर आ जाते हैं और आपके लिए एक शो लेकर आते हैं ताकि आप अपने घर में अपने कंफर्टर के अंदर गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी का कप लेके इंजॉय कर सकें हमारी कॉन्वर्सेशन विद द पीपल वी हैव। कमिंग बैक टू दिस कि आज का जो पब्लिक हॉलीडे है, इट हैज़ कभी कभी कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपके जहन पे भी और आपकी ज़िंदगी पे भी और आपके इर्द गिर्द की जो हमारा माशरा होता है उस पर बहुत गहरे असरात छोड़ते हैं। उनमें से एक वाक़या 27 दिसंबर को रूनुमा हुआ जो कि हमने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो खैर हरगिज़ नहीं किया था, कोई ऐसा अनफोर्सीन था, थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस थी बट येट नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। एक ऐसी हस्ती जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया था, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, जिनका जो है शी वाज सच अ पावरफुल वुमन के लोगों जहाँ पर जाती थी, जिससे मुलाकात करती थी, उन पर एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाया करती थी। द वे शी कैरीड हर सेल्फ, उनका पर्सोना, उनकी पर्सनालिटी, उनकी स्पीच, उनकी जहानत, उनका हर अंदाज़ बहुत जुदा, मुनफरिद और बहुत पावरफुल था। मैं आपको बताऊं, पिछले साल मेरा ऑक्सफोर्ड जाना हुआ और वहाँ पे मैं वहाँ गई। वहाँ का ना ऑक्सफोर्ड यूनियन का एक डिबेटिंग हॉल है। मुझे वहाँ बहुत खुशी हुई कि वहाँ थोड़ी सी तस्वीर दीवारों पे लटकी हुई थी और उसमें से एक तस्वीर बेनज़ीर भुट्टो की थी। आई फेल्ट सो proud of her and I felt such it was a moment of pride for me कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ख़ातून हूँ, इस वक्त मैं यहाँ आई हुई हूँ, इनवाइटेड हूँ और मेरे इसी हॉल में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर है। इसके अलावा हॉलवे में सीढ़ियाँ उतरते हुए भी आई सॉ हर वन ऑफ हर पिक्चर्स। तो बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में अपनी उसकी क्या कहते हैं एलोक्वेंस की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से, जहानत की वजह से पहचानी मानी जाती थी। हमारे सियासी अगर किसी से अख्तलाफ हो भी या कोई शख्स दूसरी पार्टी का, आप किसी और पार्टी के, लेकिन अगर किसी शख्स में कोई खसूसियात हैं तो हमें उसका ज़रूर मोतरफ़ होना चाहिए। तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे और जो उनके जाने वाला तो चला जाता है लेकिन पीछे जो बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके लिए खला कभी पूर्ण नहीं होता। तो अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी में आसानियाँ करे, क्योंकि हमें ऐसा फ़ील होता है कितने पावरफुल लोग हैं, इनको क्या फ़ील होता होगा, लेकिन माँ की कमी या बहन की कमी या किसी बहुत क्लोज़ रिश्तेदार की कमी या किसी बहुत अच्छे दोस्त की कमी, ज़िंदगी भर वो खला पुरता नहीं है। आज हमने बहुत मज़ेदार प्रोग्राम आपके लिए एज़ ऑलवेज़ तरतीब दिया है। साइमा, मैं ना मीठे की शौकीन हूँ, मैं कहती हूँ आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ। लोगों का स्वीट टूथ होता है, मेरा शायद स्वीट मोलर है, दाढ़ है मेरी। मुझे कोई भी मीठा शक्कर वक्कर रखी नज़र आती हूँ, पहले से एक्साइटेड होना शुरू हो जाती हूँ। तो मुझे लग रहा है कुछ मीठा बन रहा है साइमा के किचन में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जाएंगे साइमा के पास। और एक और बात, आज हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं जो कि आज़मा पे बात करेंगी। तो आपने अगर कॉल करके अपना कोई सवाल पूछना है तो ज़रूर कीजिए। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद फिर मैं शेफ़ साइमा के किचन में आपसे मिलूँगी, तो आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में और आज कुछ मीठा बन रहा है, तो जानते हैं उनसे कि क्या बन रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुक्के मैं सारे लगा सकती हूँ, लेकिन बेहतर है आप बताइए क्या बन रहा है। नहीं, आप पहले बताएं। देखिए इतने सारे अंडे, दूध, तो केक तो ऑफ कोर्स नहीं बन रहा, ब्रेड भी नहीं है और ब्रेड भी नहीं है, तो ये अंडे फ्रेंच टोस्ट भी नहीं बन रहा है। फ्रेंच टोस्ट भी नहीं बन रहा है, अंडे का हलवा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही। वाटर कूलर आपका हुआ? हाँ, तो कहाँ है वाटर कूलर? वाटर कूलर बाहर रखा हुआ है, ज़रा मंगवा के दें। वाटर कूलर तो दौर ही नहीं है, डिस्पेंसर देंगे आप। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रही हैं। ज़रा बजट हम बढ़ा लेते हैं तो आपको डिस्पेंसर आप दें गिफ्ट। आप यहाँ के बजट अच्छा,
ओके सॉरी मैं भूल गई थी। अच्छा माविश, मैंने चूल्हा जला लिया है और आज हम बनाने जा रहे हैं। मुझे हर बार अब बताती हैं मैंने चूल्हा जला लिया। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का हलवा, जिसको 2-3 नामों से लोग पहचानते होंगे। अंडे का मीसू भी इसको कहा जाता है और अंडे की बर्फ़ी भी ये कहलाता है कहीं कहीं पर, और अंडे का हलवा भी। तो ये तीनों नाम से, इसमें थोड़ी सी जो वेरिएशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको क्यों मीसू या बर्फ़ी कहते हैं या हलवा क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहते हैं कि हलवा अगर हम हलवा फॉर्म में थोड़ा सा रखेंगे तो वो ज़रा सा सॉफ्ट टेक्सचर की जानिब होगा, जमा हुआ नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। और अगर हम बर्फ़ी या मीसू की बात कर रहे हैं तो वो थिक जमाया जाता है ट्रे में और उसको भूनने के लिए थोड़ा सा, यानी टाइम प्रोसेस और बढ़ा दिया जाता है उसको भूनने के लिए। तो आज हम बीच का रखेंगे, थोड़ा सा चम्मच से भी आप आसानी से खा सकते हैं। पतलियाँ वाला भी नहीं हम टेक्सचर रखेंगे, बहुत सख्त भी नहीं होगा, एक अच्छा सेंटर फॉर्म में रख के पेश करेंगे आप लोगों के सामने। हम अज्जा की तरफ आते हैं। बहुत सिंपल अज्जा है, बट की इसकी ये है कि आपको बहुत पेशेंस के साथ इसको भूनना है और यही एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पर 6 अदद अंडे लिए हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड में मैंने 5 अंडों के हिसाब से जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं। आप 5 अंडों का बनाएं पहले, क्योंकि इसमें एक प्रैक्टिस रिक्वायर होती है। अगर वो आपसे अच्छा बन जाए तो फिर आप उसको डबल या आगे कर सकते हैं। मैंने यहाँ ये किया था कि 6 अंडे ले लिए हैं और 6 अंडों के हिसाब से मैंने 2 कप दूध लिया है। 2 कप दूध मेजरिंग कप से नापना है, क्योंकि लोगों के घरों में कप्स भी डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं। किसी के पास बड़ा होता है, किसी के पास छोटा होता है। बेहतर ये है कि जो मेजरिंग कप्स आते हैं बेकिंग वाले, वो प्रॉपर मेजर करते हैं। आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आपका आपका हलवा बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। 6 अंडों पे 2 कप दूध है या फिर 5 अंडों पे? नहीं, 2 कप प्लस 2 टेबल स्पून दूध। अच्छा, तो आपने लेकिन जो रेसिपी कार्ड पे दिया है वो 5 एग्स है? जी, 5 एग्स प्लस 2 कप्स मिल्क। तो वो रेसिपी कार्ड फॉलो करें? वो रेसिपी कार्ड फॉलो करें। मैं यहाँ आज अपनी थोड़ा सा बढ़ा दिया। एक एक्स्ट्रा अंडा बनाया ना? एक एक्स्ट्रा अंडे के हिसाब से भी मैं बता देती हूँ। अगर कोई 6 अंडों का बनाना चाह रहा है तो 6 अदद अंडे ले लिए मैंने और उसमें मैंने 2 कप मेजरिंग कप से नाप के प्लस 2 टेबल स्पून मेजरिंग जो स्पून्स आते हैं उससे नाप के दूध लिया है यहाँ। अच्छा, और अगर किसी के खुद ही इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, 3 अंडों का बना रहा है तो 1 कप मिल्क, वो फिर हाफ 1 कप मिल्क 1 कप हो जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है, चूँकि हलवा बना रहे हैं तो घी में बनाएंगे, हाफ कप प्लस 2 टेबल स्पून। ठीक है, ठीक है। और हाफ कप प्लस 2 टेबल स्पून ही शक्कर ले ली है मैंने यहाँ पर। सही, कोई बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे होते हैं कि भाई हमें कुछ हेल्थ का इशू है वगैरह वगैरह, तो आप इसमें जागरी यानी गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। यस, हाफ कप गुड़ जाएगा फिर पीस के, ठीक है। हाफ कप गुड़ हो गया, उससे बहुत ब्राउन शुगर अगर डालना है? ब्राउन शुगर भी जा सकती है बिल्कुल, हाँ। लेकिन ब्राउन शुगर में माविश मोलासिस ज़रा ज़्यादा होता है तो वो आपको थोड़ा स्टिकी टेक्सचर देगा और बिल्कुल भी इस टेक्सचर में आपका हलवा नहीं बनेगा। ये बात आप याद रखें। जी बिल्कुल, या तो आप उसको बहुत भूनें कि आपको एक जो भी दानेदार सा हलवे की वो आ जाए, आपके पास फॉर्म आ जाए, फिर आप उसको बंद करें। तो बेहतर, मेरा मशवरा लोगों से यही है कि आप लोग, बेहतर है कि आप नॉर्मल शुगर से बनाएं, लेकिन अगर कोई बहुत एक्सपर्ट है तो वो बिल्कुल जागरी यूज़ कर सकता है, ठीक है। और फिर मैंने इसमें थोड़े से मिक्स नट्स लिए हैं और आखिर में हम इसको सजाएंगे मिक्स नट्स के साथ। प्रोसेस मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो मैंने अंडे लिए थे, इसमें मैं ये दूध मिक्स कर दूँगी, सारा दूध जो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप्स प्लस 2 टेबल स्पून, इसको मैं यहाँ मिक्स कर दूँगी। और कढ़ाई में जो मैंने घी लिया था वो शामिल कर देती हूँ। घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप लोगों ने इसमें इलायची पाउडर यूज़ कर लें या इलायची के दाने यूज़ कर लें। अगर आप इलायची के दाने यूज़ करने जा रहे हैं तो वो आप अभी इस स्टेज पे डालेंगे। अगर आप पाउडर यूज़ करेंगे तो पाउडर जब ऑलमोस्ट हमारा हलवा डन हो गया होगा तब हम ऊपर से छिड़केंगे पाउडर। 1 टीस्पून शायद मैंने रेसिपी कार्ड में दिया है, तो आप 1 टीस्पून डालेंगे। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए है तो वो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकता है।
अच्छा जनाब, इसको अभी हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और जैसे ही ये ज़रा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इलायची के दाने डाल दूँगी ताकि खुशबू आने लगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये वाला जो अंडे और दूध को मैंने वो किया हुआ था मिक्स कर लिया है, इसको फेंट लेते हैं। अच्छा, एग बीटर से किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल आप कर सकती हैं। और अगर किसी को अंडे से ज़रा ज़्यादा महक सी आती है तो आप इसमें 1 टीस्पून वैनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा वैनिला एसेंस डालने के बाद। मैं तो जितनी बार फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ मैं भी हमेशा वैनिला एंड यूज़ सिनेमन पाउडर भी आप ज़रूर डालें अपने फ्रेंच टोस्ट में, तो उससे और भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ये टूट ही नहीं रहा? हाँ, ये थोड़े से मौसम की वजह से। वो कोई फोर्क दूँ? हाँ देख दीजिए, मैं फोर्क देखती हूँ। फोर्क हमारा पीछे रखा होगा हमेशा, अगर आप इस साइड पर होते हैं। अच्छा, खुद अगर आप निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं फिर मैं ले आती हूँ। हाँ, और आप इसको देखें, मैं उठा लेती हूँ क्योंकि सर्दियाँ जरा सा मौसम चेंज है ना हमारे पास। तो ठहर गई? नहीं, वो टूटना नहीं चाह रही, वो हलवा नहीं बनना चाह रही। अच्छा, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। अच्छा, घी के साथ ही जैसे ही घी गर्म हो जाएगा और ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा तो मैं ये पूरा मिक्सचर घी में डाल दूँगी और फिर काम शुरू करना है तेज़। मिक्सचर डालते साथ ही हमने इसको चलाते रहना है। और जब कितनी देर में बनता है? अभी नोट करेंगे महविश, वैसे 20 मिनट्स आई थिंक पकाते रहना होता है। हाँ, खड़े रहना है आपने, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। और जी, ये ना फ़ौरन लगेगा ना नीचे महविश। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल फ़ौरन से ब्राउन हो जाएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा अगर आपने इसको छोड़ा। जैसे हम खीर वगैरह चलाते रहते, जो देसी मीठे वो तो मैंने हमेशा नोटिस किया है कि उनको बहुत ज़्यादा आपने कुक करना, बहुत उनको नखरे खड़े होके हाँ चलाना है। और क्या कहते हैं, ये इस तरीके के जितने भी हलवा जात होते हैं उनमें चलाने का प्रोसेस बहुत होता है। तो उसके बाद आप अपने पास कोई भी बाम या ऐसी चीज़ रखें कि आप अपना हाथ पे लगा सकें। अच्छा, वरना आप अगर बाम वाली उम्र में आ चुके हैं तो अपनी बहुओं से बनवाइए। अच्छा जनाब, ये देखें अब पूरा मिक्स हो चुका है और मैं इसको बिस्मिल्लाह। ओ, इतना सारे घी में इतना सारा है कि मैं पकड़ूँ इसको और आप चलाना शुरू करें। आप इसमें बाकी सारा जो है ना वो डाल दें, ठीक है। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे ये समझ रहा है कि ये तो इन्होंने भाई स्क्रैम्बल्ड एग कर दिया इस वक्त मीठा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप इसकी जो है वो शक्ल देखिएगा जब ये तैयार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर हम कह रहे हैं अंडे का हलवा है तो ये अंडे का हलवा ही है। तो अंडे का हलवा ही है। और जो लोग इसको घर में बनाते आए होंगे, यकीनन बहुत सारे लोग बनाते होंगे, तो उनको अच्छे से पता होगा कि ये कितना मेहनत तलब काम है। हलवे का काम हमेशा ही बहुत मेहनत तलब होता है। तो अगर आप अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं तो घर वाले भी इस अंडे के हलवे की कदर करें और जिसने आपके लिए बनाया है उनकी भी कदर करें। बिल्कुल। इसमें चीनी अभी नहीं डालूंगी। स्टेज पे जाती है। चीनी मैं डालूंगी थोड़ा जब माविश ये रिड्यूस होगा। अच्छा, हमने इसको रिड्यूस करना है, यानी हमने दूध और अंडे का पानी प्लस चीनी का पानी भी जब हम डालेंगे सब चीज़ को सुखाते तो ये बिल्कुल थिक हलवा बनेगा। थिक हलवा बनेगा जी। और ये दानेदार होगा, दानेदार। आप स्क्रैम्बल्ड एग होगा ना, मीठा हाँ, लेकिन ये स्क्रैम्बल्ड एग की एक और यानी डेंस फॉर्म कह लें वो होगी जी। मतलब छोटे छोटे दाने अभी लड्डू की तरह छोटे छोटे होंगे। अभी आप थोड़ा सा वेट कर जाए फिर हर चीज़। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ। आपने किस फॉर्म में खाया था? वही नहीं, आपने कतली के फॉर्म में खाया था? कतली के फॉर्म में नहीं। आप कैसा आज बना रही हैं? मैं थोड़ा सा जमाऊंगी भी, मगर सॉफ्ट में ही रखूंगी, बहुत सख्त नहीं रखूंगी। जमाने वाली फॉर्म में करेंगे इसको। इसमें हम कितनी देर तक इसको यही चलाते रहेंगे? बस मैं अभी अब चलाना ही है, अब चलाते रहना है। और अगर हम बीच में दिखा सकें, मैं ये सोच रही थी कि अगर हम बीच में दिखा सकें जिस वक्त मैं चीनी डाल रही हूँ, पॉसिबल है तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि भाई अब इस स्टेज पे मैंने चीनी डाली है, क्योंकि मैंने अगर अभी डाल दी तो काफ़ी ज़्यादा ये पानी छोड़ देगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आ जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक है। मैं अपना प्रोसेस हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अब ये होता जा रहा है ना कस्टर्ड की तरह। लेकिन कर्डल हाँ बिल्कुल बहुत थिक कस्टर्ड बनेगा जी। अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। आप ब्रेक पे जाइए, मैं इसको बीच में छोड़ नहीं सकती। मत छोड़िए, जल्दी से चलिए। मैं जल्दी से जा रही हूँ ब्रेक पर, और मेरे साथ उसके बाद एक पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद है और हम बात करेंगे कि जो सर्दी के साथ आपके एज़मेटिक इश्यूज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उनसे
कैसे उन पर काबू पाया जाए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे पास जो गेस्ट हैं उनसे हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि विंटर के साथ साथ हम सब फेस करते हैं। जिन लोगों को दमे का मसला होता है या ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, उनकी विंटर में बढ़ जाती है। ना सिर्फ ये भी होता है कि बहुत दफ़ा आपको कोई इशू नहीं होता, लेकिन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ विंटर वी हैव और विंटर के साथ जो स्मॉग आती है तो उसके साथ साथ हमें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होने लगते हैं। बच्चों में अक्सर ज़्यादा होता है, हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन से स्वेटर्स पहनाएं, क्या नहीं पहनाएं। इसी तरह कपड़ों में कंबल, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एलर्जीज़ को एग्रवेट करती हैं। इसी टॉपिक पे मैंने बात करने के लिए जिन डॉक्टर साहिबा को मदऊ किया, उनको मैंने पहले ही बुलाया था। हमने बात की थी स्मॉग और स्मॉग से रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे, लंग्स के, फेफड़ों के मसाइल पे। आज हम बात करेंगे दमा, जो कि सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है। तो अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या इलाज है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। ऐसा यू लुकिंग फ्रेश माशाल्लाह। विंटर में ना अक्सर कुछ लोग बहुत फ्रेश हो जाते हैं, कुछ लोग डल हो जाते हैं। आपके साथ क्या सीन है? अपीयरेंस वाइज तो फ्रेश ही हो जाते हैं सब, आई थिंक धूप का एक्सपोजर और हाँ, लेकिन नींद भी ज़्यादा आती है ना, सुस्त हो जाता है और सुबह उठने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। ऊपर से जो बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं और हमें उठ के सुबह जाना होता है। व्हाट आर योर टाइमिंग्स? एट वर्क 8 to 4। 8? हाँ। ओह गॉड। एंड 9 तक हम चले जाते हैं, चलो कभी मिल जाता है रिलैक्स। हाँ, बट स्कूल होता है तो 8 फिर हम पहुंच ही जाते हैं जब उठे हुए आफ्टर ड्रॉपिंग किड्स। हाँ। राइट। अच्छा नादिया, ये होता है ना कि विंटर के साथ, अच्छा ये मेरे साथ डॉक्टर नादिया जवाद मौजूद हैं जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो जनाब ये बताइए नादिया कि विंटर के साथ अक्सर दमा का मसला बढ़ता है, क्या वजह है? विंटर में एक तो कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड एयर और ड्राइनेस। यहाँ पे कराची में तो इतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती, इंटीरियर में हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, लाहौर और क्वेटा साइड पे। तो ड्राई एयर कैन बी अ ट्रिगर, कोल्ड एयर भी ट्रिगर है। तो सारे ही रेस्पिरेटरी इश्यूज़ वाले ना वो वर्स होके आ रहे होते हैं हमारे पास, सिम्टोमेटिक ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, क्या ऐसा कभी होता है कि वैसे आपको दमा का मसला पूरा साल ना हुआ हो लेकिन विंटर में आपको सांस में डिफ़िकल्टी है, तो इज़ इट मतलब ये हो सकता है कि आपकी अर्ली दमा स्टार्ट हो रहा है, एज़मा जिसे कहते हैं, या ये कोई और भी मसला हो सकता है? कुछ लोग होते हैं सीजनल एस्मेटिक, जिनको प्रॉब्लम्स सिर्फ सीजनल ही होती है। जैसे कुछ लोग जैसे लाहौर और इस्लामाबाद साइड पे जो स्प्रिंग टाइम होता है, पोलन होता है, उस टाइम ख़राब होंगे। इधर कराची में विंटर टाइम में ख़राब होंगे क्योंकि पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है और विंटर। तो कुछ लोग होते हैं एस्मेटिक्स जो इसी टाइम ज़्यादा ख़राब होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते तो उनको वायरल इन्फेक्शन ऐसा कर देता है, जैसे जिनमें एलर्जीज़ की टेंडेंसीज़ होती है ना, तो उनको कुछ पीरियड तक रहती है तबीयत ज़्यादा ख़राब, ज़रा लंबा चल जाता है उनका। और अगर आपको एज़मा है, पहले हम ये डिटर्मिन करते हैं कि बहुत दफ़ा ना हमें पता ही नहीं होता हमें बीमारी हुई है या नहीं हुई है। हम उसको अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। क्या साइंस हैं या क्या सिम्टम्स हैं जिसमें इंसान को वो नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए? रात को खांसी, आँख खुलना, मिडल ऑफ द नाइट, 4 AM, सफोकेशन फील करना। हाँ बिल्कुल, सफोकेशन। अच्छा, अभी हार्ट रिलेटेड भी हो सकता है, हार्ट रिलेटेड भी हो सकता है और एस्मा रिलेटेड। हार्ट रिलेटेड क्या होगा? हार्ट रिलेटेड भी रात को या लेटने में प्रॉब्लम और मतलब ये ऊंचा सोना चाह रहे होते हैं पेशेंट्स, या कहते हैं हमें लेट के नींद नहीं आ रही, हम तो बैठ के सोते हैं क्योंकि सांस हार्ट रिलेटेड होता है। हाँ, हार्ट रिलेटेड भी तो सांस होता है ना, क्योंकि हार्ट फेलियर रिलेटेड, वो पंपिंग नहीं होती अच्छी, तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रैवल नहीं कर रही होती, पंपिंग अच्छी नहीं हो रही होती, तो लंग्स बिल्कुल बैक सर्कुलेशन पे ना, वहाँ पे पानी खड़ा होने लगता है। द हार्ट इज अनएबल टू पंप आउट ऑफ द लंग्स एंड इनटू द बॉडी ना, तो पीछे लंग्स में खड़ा हो जाता है। तो एक जो एस्मेटिक वाला होता है, कुछ लोगों को खुद ही आवाज़ आ रही थी, वो खुद कहते हैं वीजिंग हो रही है, शू शू हो रही है, आवाज़ आ रही है, या पार्टनर को आवाज़ आ रही होती कि तो शू शू आ रही है आवाज़ रात को ना, सीटियाँ बजना जिससे कहते हैं वीजिंग। और स्पेशली ये सब अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। फिर डस्ट एक्सपोजर से एकदम सुबह अगर वॉक करने निकल गए या बाहर निकल गए, ठंडी हवा का एक्सपोजर, उस टाइम एकदम कॉफिंग शुरू, कुछ एक कॉफ वेरिएंट एस्मा भी होता है, सिर्फ खांसी होती है, सांस वांस नहीं होता, बस खाली ड्राई कॉफ, तो एक वो भी टाइप होता है। तो ये एक्सपोजर ट्रिगर, एस्मा इज़ यूजुअली ट्रिगर रिलेटेड, यानी कि कुछ चीज़ होती है जिसकी वजह से एकदम से हो जाता है, या तो इन्फेक्शन हुआ होता है उसके बाद से अटैक जैसा होता है, कोई डस्ट है एयर में,
कोई कुछ लोगों को पेट एक्सपोजर से होता है, पेट्स के जो बाल वाल होते हैं, कैट्स के बाल। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और मुल्क में रहते हैं और हमारे जैसे पोल्यूटेड सिटी में आके तो तबीयत खराब होने लगती है। हाँ, तो एज़मा लाइफ लॉन्ग इलनेस है या ये ट्रीट हो जाती है और आप उससे छुटकारा पाके रह सकते हैं? बच्चों में एज़मा काफ़ी बच्चे ग्रो आउट अंडर 5 इयर्स या 5 to 10 इयर्स वाले भी, लेस देन 5 इयर्स वाले 5 to 10 में ग्रो आउट कर जाते हैं, कभी 5 to 10 वाले आगे भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन एज़मा जिसको अगर है डायग्नोज तो वो मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कि वो क्योर हो जाएगा, मैनेजेबल है। अगर ट्रीटमेंट लेते रहें आप उसी तरह से, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं अफेक्ट होती, कोई भी चीज़ फिर अफेक्ट नहीं होती, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चे, आप उनको स्पोर्ट्स से भी ना रोकें। एज़मेटिक बच्चे अपना इनहेलर लें टाइम पे और करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें, सब कुछ करें। बस ये कि वो अपने जो जब ट्रिगर्स आइडेंटिफाइड होते हैं ना कि जिस चीज़ से ज़्यादा हो रही है तबीयत ख़राब, चाहे वो डस्ट हो, पोल्यूशन हो, तो उसमें फिर आप एहतियाती तदाबीर कर लें पहले अपना। अच्छा, तो इफ़ यू आर अ चाइल्ड यू कैन ग्रो आउट ऑफ इट, लेकिन अगर आप बड़े हैं, आपको हो गया, तो आपको एहतियाती तदाबीर रखनी है। करें, हाँ। कुछ लोग को डायग्नोस या स्टार्ट ही लेट ऑनसेट होता है, लाइक 40s में, 50s में, ये भी होती है एक टाइप। वैसे बीमारी किसी भी एज में हो जाती है ना, बच्चे भले चल रहे होते हैं। नो ऑलवेज एंड नो नेवर, एक्सेप्शंस होते रहते हैं। तो यंग एडल्ट्स में ज़्यादातर डायग्नोज होता है 20s 30s में या एडोलेसेंट्स में। राइट। अच्छा, ये भी तो डिफरेंस होता होगा ना नादिया, कि सांस अगर आपका बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो वैसे ही भारी सांस आता है। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, कि ये मुझे शायद मैं बीमार हो रहा हूँ या ये मेरी अपनी हरकतों की वजह से मुझे सांस ऐसा आ रहा है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। Is there any differentiation? डिफरेंट वो फिर हम असेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि कोई एज ग्रुप क्या है, वैसे एक्टिविटी कैसी है, नहीं है, हाँ, दूसरे कोमॉर्ब्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, ये सारे इश्यूज़ हैं, वैसे लाइफस्टाइल कैसा है। तो उसको कहते हैं डीकंडीशनिंग, कि थोड़ा सा चले फिरे और सांस शुरू हो गया, तो वो वाला जो है ना वो 5 मिनट के अंदर अंदर सेट हो जाता है। एज सुन एज यू रेस्ट ना, वो विद इन 3 to 5 मिनट्स वो जो। अच्छा, ये वो फिर वो सांस फूलना होता है कि आपकी एक्टिविटी कैसे फूल गया, एंड व्हेन यू आर सिटिंग तो वो सेट हो गया 3 मिनट्स। तो उसके लिए कुछ एक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा भी होता है कि वो एक्सरसाइज पे ही होता है, तो फिर उसको फिर हम रूल आउट करते हैं, डिफरेंट टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई। हिस्ट्री मेनली हमारा एस्मा का डायग्नोसिस हिस्ट्री पे हो जाता है। तो मुझे ये बताओ, ये जो कह रही हो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा, आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, आपका सांस आना बंद हो गया, तो फिर तो आप एक्सरसाइज ना करने का एक और वो नहीं एक्सरसाइज इंड्यूस बहुत कम होता है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें रूल आउट करते हैं, फिर कार्डियक रूल आउट करते हैं। जो एक्सरसाइज इंड्यूस होता है उनको फिर बिफोर एक्सरसाइज उनका इनहेलर दे देते हैं, तो वो सही रहता है। उन्हें फिर पता होता है कि अभी एक्सरसाइज से पहले इनहेलर लेना है। अच्छा, अब आप घर में हैं, आपके घर में कोई बच्चा है, वो एज़मेटिक पेशेंट है या बुजुर्ग है, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? एक तो इनहेलर है, अच्छा, और इनहेलर ना हो तो क्या करें उस वक्त, कैसे मैनेज करें पेशेंट जो इनहेलर ले? उनको हम, जो थोड़े समझदार पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हम एडवाइस जैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं, या जैसे ओल्ड एज होते हैं तो वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, उनके साथ कोई केयर गिवर होता है जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देता है तो उनको हम समझा देते हैं कि देखो घर पे ना डोज इस तरह से बढ़ा देना है, और इस बढ़ाने पे भी नहीं हो रहा तो फ़ौरन इमरजेंसी आ जाए, और फिर नेबुलाइज़र घर पे रख लेते हैं। वो कुछ पेशेंट जब होता है सांस तो इनहेलर नहीं अच्छे तरीके से ले पा रहे होते, फिर नेबुलाइज़र वो कर लेते हैं, नेबुलाइज़र की मेडिकेशन हम बता देते हैं, ये डाल के कर लें। मतलब हम उनको रेड फ्लैग्स बता देते हैं कि ये अगर हो रहा हो तो आप आ जाएँ फिर इमरजेंसी, फिर आप घर में नहीं रुकें। तो दे नो हाउ टू स्टेप अप देयर ट्रीटमेंट। जो थोड़े से होते हैं एबल और अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी होती है, तो हम उनको रिटर्न प्लान्स भी दे सकते हैं। जो बेवकूफ़ है उनको आप कहते हैं फौरन आ जाए बेवकूफ़ नहीं, बट होता है ना सबकी अंडरस्टैंडिंग और लेवल होता है कि कुछ होते हैं कि वो नहीं लर्न करना है, वो बस कहते हैं बस डॉक्टर ही करे, तो बस ठीक है फिर आप आ जाए हमारे पास। अच्छा, मेरा सवाल अब यह है कि आपके बच्चे को एज़मा है या आपके बुजुर्ग को एज़मा है, लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन फर्स्ट, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों में होता है और आजकल बड़ा कॉमन है बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा पोल्यूशन और स्मॉग की जो सूरत हाल है। मैं बल्कि कल ही बात हो रही थी यहीं ऑफिस में, मैंने कहा हम तो टॉप चार्ट पे ही हैं, लाहौर कराची है ना यार, पता नहीं क्या होगा आगे चल के, बहुत अल्लाह ताला रहम ही करे। तो मुझे बताइए कि अगर बच्चे को है तो फिर क्या घर में क्या एहतियाती तदाबीर हैं कपड़ों के हवाले से, व्हाट डू यू सजेस्ट?
जब घर में होता है ना तो यूजुअली सबको पता होता है कि क्या किससे होता है, आप नोटिस कर लेते हैं कि किससे हो रहा है। कोई पेट एक्सपोजर है उससे हो रहा है, कोई डस्ट है, कोई पराठा पक रहा है स्मोक से हो रहा है, डस्टिंग हो रही है, या कोई मिट्टी वाला काम है तो उससे हो रहा है, या कोई बिल्लियाँ हैं घर में, बिल्लियाँ जैसे बहुत फ्रीली घूमती हैं घर में तो वो करीब आती हैं तो होता है। तो वो जो आइडेंटिफाइड ट्रिगर्स हैं उनको तो फिर आप अवॉइड करें, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो आप पोल्यूशन से कैसे बचें, वो मास्क यूज़ करें। और इन्फेक्शंस अगर हो, जैसे सीज़न आने लगता है तो हम वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं कि अक्टूबर तक, अपनी सितंबर अक्टूबर तक इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन करवा लें। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन कितनी कारगर होती है और क्या ये ज़रूरी है? जैसे मैंने ऑनेस्टली आज तक नहीं लगवाई, इत्तेफाक से कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, वरना कभी ट्रैवल में भी ज़रूरत पड़ जाती है कि कोरोना वायरस ही लगवाई थी। तो मुझे बताएं कि क्या एक नॉर्मल शख्स इस, जैसे मैं हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे एज़मा भी नहीं है, मुझे एलर्जीज़ का इशू भी नहीं है, तो क्या अगर मैं लगवा लूँ तो हाउ वुड इट हेल्प, या आई डोंट नीड इट, लेकिन कोई प्रोन हो तो उसको लगाया जाए? एक तो एज़मेटिक्स को तो हम करते ही हैं एडवाइस, क्योंकि उनको इन्फेक्शन के बाद तो अटैक हो जाता है ना, मतलब जैसे नॉर्मल हेल्दी एडल्ट अगर हैं, नॉन एज़मेटिक्स हैं, तो उनको क्या होगा, बुखार होगा, नज़ला, छींके, कुछ एक हफ्ते तक इलनेस चलेगी। तो उसमें क्या होता है, आपके वर्किंग डेज, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ज़ाहिर है आप उस 2-4 दिन के उस पेन से गुजर रहे होते हैं, तो यू जस्ट टाइम ओनली हील्स। तो उस ड्यूरेशन सिवेरिटी को शॉर्टन करने के लिए और रिकवरी क्विक करने के लिए हम इसलिए पहले से एडवाइस करते हैं ताकि आपकी बॉडी में थोड़ी सी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए। तो जब वायरस आए, ये नहीं कहते कि वायरस इन्फेक्शन ही नहीं होगा, फ्लू नहीं होगा, उस तरह से इट विल कम, बट हाँ, जैसे अब स्कूल डेज मिस होते हैं बच्चों के, अभी सही हुए, अगले हफ्ते फिर बीमार, तो ये फिर दूसरे बच्चों को लग रहा है घर में, औरों को लग रहा है, एल्डरली अगर घर में है, नानी दादी, और एज़मा नहीं लगता वो इन्फेक्शन लग रहा होता है, इन्फेक्शन लग रहा है। तो 6 मंथ से ऊपर तो इंडिकेटेड है, इवन प्रेगनेंसी में भी अलाउड है वैक्सीन इन्फ्लुएंजा की, तो सिवेरिटी कम कर देता है। अगर आपका बच्चा प्रोन है इस तरह की एलर्जिक है या एज़मेटिक है तो ज़रूर लगवा लें, अक्टूबर आने से पहले लगा लें, क्योंकि कुछ बच्चे एक शॉट वर्क्स फॉर अ ईयर। हाँ, 1 शॉट वर्क्स फॉर अ ईयर। जो पहले से वैक्सीनेटेड है उनको 2, जो पहले नहीं है वैक्सीनेटेड उनको 2 लगते हैं बच्चों को, और जो हर साल हो जाते हैं तो फिर उनको 1 लगता है एवरी ईयर। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हाँ, इन्फ्लुएंजा ए और बी दोनों से बचाता है। तो अभी रिसेंटली हमारे पास आ भी रहा था इन्फ्लुएंजा के, हम टेस्ट करवा रहे थे ना, तो आ भी रहा था पॉजिटिव। मुझे ये बताइए कि इन्फ्लुएंजा की जो शॉट है, इट्स रेडिली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल एवरीवेयर? अगस्त में आ जाती है, एवरी ईयर की वैक्सीन रिवाइज होती है डिपेंडिंग ऑन प्रिडिक्टेड स्ट्रेन्स, जो कमिंग ईयर के ये इनको अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से, तो उसी के उसमें प्रोटीन्स डालते हैं ताकि इम्यूनिटी डेवलप इन्हीं के खिलाफ हो। और तो वो फिर अगस्त आ जाती हर साल लगवानी चाहिए। अगस्त सितंबर में आ जाती है, मैं तो पूछना शुरू हो जाती हूँ अगस्त सितंबर से ही कि आ गई, तो जैसी आ जाती है फ़ौरन लगवा लें, बस फीवर ना हो उस टाइम पे, बस लगवा लें। 2 हफ्ते लगते हैं इम्यूनिटी बिल्ड होने में, इतने सीज़न जब तक शुरू होता है सबको इतने आप इम्यून होते हैं, होता भी तो बहुत हल्का सा फिर होता है, हल्का सा फीवर हो गया, हाँ 1-2 दिन चला, सही हो गया। कोई खाने पीने की एहतियातें हैं? खाने पीने की एहतियात ये कि जैसे अब जिनको ट्रिगर करता है तो एनी कोल्ड ड्रिंक विल ट्रिगर, कम टेम्परेचर, अब वो ठंडी हवा है या वो ठंडा खाना है या जूस है, जो भी है, तो एनी कोल्ड ड्रिंक्स। और जो इरिटेटिंग, जैसे फिजी ड्रिंक्स इरिटेट करती हैं ना, तो उनको फिर वायरल इन्फेक्शन, वो किसी को भी हो जाता है, मतलब एस्मेटिक ना भी हो तो फिजी ड्रिंक तो इरिटेट करता है आपको, वो उसके बाद आपका गला। वैसे मैं कहती हूँ फिजी ड्रिंक्स छोड़ देनी चाहिए, दे आर गुड फॉर नथिंग। इतना मीठा, चलो आप चॉकलेट खा लें। तो अच्छा, अब मुझे बताएं कि बाकी, हाँ सॉरी, ठंडा, जो कुछ लोग वो दही, केला ये सब अवॉइड कर रहे होते हैं, तो दही का बस ये कि ठंडा ना हो तो आप ले लें। हाँ, और मैंने सुना है, अब आई डोंट नो व्हाट मेडिकल साइंस है, इसके रात में दही खाना क्या अवॉइड करना चाहिए, रात में भी खा सकता है? अब वो दही तो खट्टा भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा बाहर रख के खा लें। लेकिन खा सकते हैं दही, यू कैन हैव दही एनी टाइम। हाँ, क्योंकि वैसे भी जब पेट के मसले होते हैं तो दही और केले पर ही आ जाते हैं। हाँ, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे लिटरेचर में कुछ ऐसा नहीं है कि दही और केले से सिक्रीशंस बढ़ती हैं या ख़राब होती है। किससे? अच्छा, कोई ऐसा फल है जिससे सिक्रीशन बढ़ती है?
आप जैसे सीजन के फ्रूट्स जो है ना वो बहुत अप्रोप्रिएट हैं। अब तो विटामिन सी आ रहा है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स आ रहे हैं। तो हमारी मिथ्स ज़्यादा है आपकी, हाँ, ये जो हीलिंग के लिए स्वेटर्स होते हैं हमारे, क्या वुल एलर्जीज को बढ़ाता है? वो अब वो ऑब्जर्व्ड वो है, बढ़ाता नहीं। अगर कोई एलर्जिक है तो वो, और उसके आप वो फिर एलिमिनेट करें सिंथेटिक फाइबर्स जो है ना की तरफ चले जाए। हाँ, सिंथेटिक जो पॉलिएस्टर टाइप ना, तो वो हो सकता है। तो आप ही नजर रखें कि आपका बच्चा किस चीज की वजह से ज्यादा बीमार हो रहा है, या आपके जो बुजुर्ग हैं। और खाने पीने की कोई टेंशन नहीं आप कह रहे हैं? खाने पीने की वार्म, अब वैसे भी सर्दियों में तो वार्म चीज़ें रखते हैं, वो अच्छा सा सूद करता है। जिंजर यूज़ करें, और विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, कीनू। बिल्कुल। कोई एंड में टू समिट अप कोई मैसेज देना चाहेंगी नाजरीन को, ये कि फ्रिजी ड्रिंक्स ना पिएं? मैसेज यही कि जो एजमेटिक्स हैं वो अपने डिस्पेंसर का बटन ऑफ कर दें, ठंडा पानी बंद कर दें। हाँ, ठंडा पानी तो आई होपफुली अब तो बंद ही कर ही दिया होगा सबने। नहीं, अभी भी चल रहा है लोगों का। हाँ, वो इरिटेट करता है, तो वो इन्फेक्शन को प्रोन करता है। बाकी के जो एस्मेटिक्स हैं वो अपने इनहेलर्स जारी रखें। और शॉर्ट हो गए इनहेलर्स मार्केट में, पता हो गए होंगे? हाँ, क्योंकि वो लोग यूज़ ही उस टाइम करते हैं ना, सर्दियों में जब ख़राब हो रहे होते, तो उससे पहले ही यूज़ करना शुरू हो जाए। उससे पहले ही अपना रेगुलराइज कर लें। मतलब अगर पहले से रेगुलरली एडवाइज्ड हैं और नहीं ले रहे तो एटलीस्ट अक्टूबर से तो शुरू कर ही लें, और जैन फेब तक तो चलाएं रेगुलर। थैंक यू सो मच। इतना इन्फॉर्मेटिव हमेशा होता है। आई होप कि कोई सुन ले, समझ ले, क्योंकि हमारी ना एक बड़ी आदत है, दो बातें, एक तो हमें सुननी नहीं होती डॉक्टर की, दूसरा में वो सुननी होती है जो किसी का मशवरा होता है। हम अपने घरों के मशवरों पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं। और एक और बड़ी मज़ेदार बात, एक जो टोटके नहीं आते फेसबुक पे या हमें व्हाट्सएप पे, उन टोटकों पे हम ईमान ले आते हैं। और पिछले दिनों कोई ऐसा ही टोटका था, नज़र के चश्मा और ऐनक उतार दें। तो मेरे पास वो डॉक्टर शर्जील, आप ही लोगों के हस्पताल के ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, वो आए हुए थे। तो इत्तेफाक से दूसरे दिन मेरे पास ही आया, मैंने उनको फॉरवर्ड किया, मैंने कहा इससे चश्मा उतर जाएगा। कहले इससे उतरता होता तो पूरे पाकिस्तान का उतर जाता। तो हम लोग जो है वो बगैर किसी तहकीक के, बगैर कुछ नॉलेज के, बस जिसने जो बता दिया उसे बिलीव कर लेते हैं। डॉक्टर की बात लेकर नहीं माननी होती है। थैंक यू सो मच। अपना जो है वो प्लीज़ ख्याल कीजिए, सर्दियाँ आ गई हैं। और अगर मुझे वाकई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का ना कभी भी यूटिलिटी को ख़ास समझ आई नहीं थी, तो मैंने तो कभी नहीं लगवाई। अल्लाह का शुक्र है, ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल अगर हम खुद रखें, बहुत महंगी भी नहीं होती, अगर हम उनका ख्याल कर लें तो हमारा जो मुश्किल वक्त है किसी भी किस्म का, ज़रा आसानी से कट जाता है। आप अपना और अपने बच्चों का सबका ख्याल रखिए, अपने बुज़ुर्गों का भी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा सुना था, पता नहीं डॉक्टर साहब तस्दीक कर सकते हैं नहीं, कि निमोनिया से बुज़ुर्गों की बहुत डेथ कॉमन है ना? ज़्यादा एज ग्रुप में निमोनिया हो जाता है। जी। अभी भी मेरी एक दोस्त हैं जो कि वेंटिलेटर पे हैं, और वो इसी वजह से हैं कि उनको निमोनिया हुआ था और वो बिगड़ गया। तो एंड शी इज़ यंग। तो हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरे पास जो है वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सेट ऑफ गेस्ट्स मौजूद हैं। हम बात करेंगे कार रेसिंग पे, और कुछ रिनाउंड कार रेसर्स मेरे साथ मौजूद हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, मैं आपसे मिल रही हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, मैंने एक जिक्र किया था कि मेरे साथ अभी जो मेहमान होंगे बहुत उनसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होंगे। अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है। हमने बचपन में अगर फार्मूला 1 रेस देखी नहीं है तो वो कार रेसिंग गेम ज़रूर खेला है सब ने, किसी न किसी पॉइंट इन टाइम पे। और लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो कार रेसिंग है सिर्फ बाहर के ममालिक में होती है, और यहाँ वो जो 1 व्हीलर्स है, वो जो व्हीलिंग कर रहे होते हैं सीवीयू की रोड पे, बस वहीं तक महदूद है। अगर आप थोड़ा सा जानते हो, आप में से कोई लोग, तो पाकिस्तान में रैलीज़ या कार रेसिंग का इनकाद किया जाता है, लेकिन क्योंकि उसको मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में उस तरह से एक्सपोजर नहीं है, या उस तरह से हाइप नहीं दी जाती, या कवरेज नहीं दी जाती, तो हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द कितने बेहतरीन कार रेस ड्राइवर्स मौजूद हैं या रेसर्स मौजूद हैं, और वो क्या क्या कमाल काम कर रहे हैं। और अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट की इस पर तवज्जो हो तो इंटरनेशनली भी झंडे गाड़े जा सकते हैं।
मेरे साथ दो बहुत ही मज़ेदार मेहमान मौजूद हैं जो कि दोनों कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो एक ज़माने से कर रहे हैं और उनकी एक और ख़ातून है। आपको ख़ातून रेस ड्राइवर देख के भी ना बड़ी हैरत होगी, और इतनी वो छोटी सी है, मुझे लगा था कि थोड़ी सी ज़रा बड़ी एज की को खातून आएंगी। शी इज़ अ लिटिल गर्ल। और अभी जानते हैं इनसे कि ये क्या कर रहे हैं, कब से रेसिंग में हैं, और क्या सड़क पे भी इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं जितनी ये रेसिंग के दौरान चलाते हैं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ रोनी पटेल और उनकी बेटी दीना पटेल से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दीना, जैसे मैंने कहा ना, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग अ लिटिल गर्ल, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई बड़ी खातून आएंगी जो कि कार रेसिंग से मेरे जहन में आता है कि मंझा हुआ कोई शख्स हो। तो पहले मैं दीना से बात करूँगी। दीना, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? Dad, इंस्पिरेशन? absolutely. तो यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि बस मैं जल्दी से बड़ी हूँ गाड़ी चलाऊँ? I think जब से हम 14 साल के थे, अब्बू से हम रिक्वेस्ट करते थे कि हमें ट्रेन करें, हमें कि जब तक हम 18 बने लीगल एज के, that I would have skills already, but he said no. अच्छा। He said that जब आप 18 की हो, when you're legally allowed to sit in a race car or a vehicle, then only can you race. So और you were waiting? I was devastated when he said no, but I had to wait 4 years, and I'm still trying to make up for that advantage loss I have. अच्छा, अब coming back to you, क्यों मना किया था आपने इसको, सबसे पहले बताएं। देखिए जी, I've been in this game for 40+ years. अभी मैं हिस्ट्री पे आपके आऊँगी इतने दिन से, लेकिन मैं से वो बाप वाला वो पूछना चाह रही हूँ कि 40 years का जो एक्सपीरियंस था वो इस चीज़ पे नैरो डाउन होता है कि हम सीनियर्स हैं, हमें जूनियर्स को मेंटोर करना पड़ता है और उनको सही रास्ते पे लगाना पड़ता है। और जब आप 18 होते हो तब आप सही रास्ते पे होते हो, आप 18 के अंदर होते हो तो यू आर इलीगल। हम कोई चीज़ the legality of it was the concern. हमारे फार्म हाउस पे जाते हैं तो वहाँ गाड़ी भगाते हैं लोग, हम क्वेटा जाते हैं तो वहाँ गाड़ी भगाते हैं अनऑफिशियली, छोटे छोटे। मेरा बेटा 12 साल का था, उसने हब रैली में एक दफ़ा अनऑफिशियली गाड़ी भगाई थी, एंड आई रिमेंबर ही बीट हिज मदर बाय 2-3 seconds. ही वाज 12 years old. ब्लैक हमारी एक वीगो थी उस पर, एंड मैंने उस वक्त देख लिया था कि दोनों में जीन्स तो उतरे हुए हैं। तो मैंने कहा कि जब वो टाइम के होंगे तो उनको फील्ड में ऑफिशियली उतार दिया जाएगा। इसलिए जब इनकी सालगिरह थी, 18th बर्थडे थी, तो जिस दिन बर्थडे थी उस दिन मैं उनको पुलिस ऑफिस ले गया था। तो मुझे कहती है कि डैडी को बच्चे को फूल वूल दो, खाने पे ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, आप पुलिस ऑफिस। मैंने कहा बेटा यू क्रिएटिंग हिस्ट्री, पाकिस्तान की यंगेस्ट ऑफ रोड रेसर है तुम। 18 साल की जिस दिन हुई उसकी 4-5 दिन बाद तुम रेस में चली गई। If somebody can beat that record, it's fine. It's good. We support it. Absolutely. वो 18 साल के एक दिन के बाद अगर कोई चला गया था, because why not? I'd be very happy. You turned 18 and you got into this. अब आपके पास आती हूँ, गले में कुछ फंस गया। अब वो हमारी टेस्ट स्पेशलिस्ट भी चली गई, वरना उनसे कोई मशवरा ही ले लेती। आप ये बताइए कि आप कार रेसिंग में हैं पिछले तकरीबन 40 साल से। 79? 44 years. I think so. Your maths is good. No, I was born in 80. That's how. And I've turned 43. अभी कुछ ही दिन पहले। माशाल्लाह जी। तो इतने साल पहले when you started, तो वो क्या वजह थी? क्या पहले से कोई था आपके फैमिली में? कुछ नहीं था, हम लोग रोडों पे गाड़ियाँ भगाते थे। वो BBC लंदन का एक टीम आई थी हमें इंटरव्यू करने, तो उसने बोला कि जी आपके ये रिकॉर्ड है पास्ट, हम काफ़ी अरसे से आपको स्टडी कर रहे हैं। और उसने कहा कि आप कौन सी रेसिंग स्कूल में गए हैं? मैंने कहा जी मैं तो दुनिया की बेस्ट रेसिंग स्कूल में मैंने सीखा है, और वो कराची का बंदर रोड है। हम लोग उधर गाड़ियाँ भगाते फिरते थे, रोडों पे भगाते फिरते थे। उस ज़माने में से ट्रैफिक इतना नहीं होता है ना? इतना नहीं था। अब तो भगा ही ना ले कोई, वहाँ सेकंड गियर से आगे नहीं जा सकते, चल ही नहीं सकते। अभी तो खुले रोडों पे भी नहीं भगा सकते। तो उस वक्त एक रैली अनाउंस हुई ऐसी, इट वाज अ रोड रैली। तो मेरे वालिद साहब इस्लामाबाद गए थे, तो मैंने कहा यार डैडी तो इस्लामाबाद गए, इनको रैली का नाम बोलूँगा तो वो रेस के साथ उसको, मैं चुपचाप गाड़ी चोरी करके रैली में चला गया जी। तो इत्तेफाक से मैं जीत गया वो रैली,
वाह, आई केम फर्स्ट। अब बताना पड़ा घर पे कि मैं जीता? नहीं, मैंने फिर भी नहीं बताया। दूसरे दिन पेपर में हेडलाइंस आ गई। उस ज़माने में वो कराची जिमखाना की रैली थी, तो वो पूरा पेपर में, पूरा एक स्पोर्ट्स पेज पे सामने मेरी तस्वीर, पूरी जिमखाना की कमेटी। सोचे छुप के बंदा कोई करे और अगले कराची, लंदन, न्यूयॉर्क की टिकट मिल गई थी। Oh, wow. मैंने तो इट जस्ट गॉट मी सो मच अपार्ट फ्रॉम अदर गिफ्ट्स व्हिच पीपल हैड गिवन। तो इतनी ज़्यादा कुछ मुझे एक्सपोजर, इंस्टेंट स्टार बन गए। आई मीन शुक्र है। बट वो टाइम रैली थी, वो ऑफ रोड रेस नहीं थी। ये ऑफ रोड रेस और टाइम रैली में ज़मीन आसमान का फर्क क्या है। फ़र्क होता है? और फ़र्क ये है कि इट्स लाइक दिस एंड इट्स लाइक दिस। आई मीन ऑफ रोड रैली इज़ जैसे कोई एयरफोर्स का पायलट नहीं होता, एक डिफरेंट मट्टी का बना होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं चला सकते एयरफोर्स के प्लेन्स, वैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स उस लेवल पे गाड़ी नहीं चला सकते जिस लेवल पे रेसिंग होती है। इट्स अ वेरी सीरियस स्पोर्ट। अच्छा, ऐसा करते हैं सिंस हमें रेसिंग, क्योंकि हम जैसे लोगों को रेसिंग ही पता होती है क्योंकि हम F1 रेस देखते हुए बड़े हुए होते हैं, ऑफ रोड रेस का क्या डायनामिक्स है वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए जी, ऑफ रोड रेसिंग मैं मेरी बेटी को भी कहता हूँ कि बेटा, तुम जब ऑफ रोड रेसिंग में घुसोगी तो तुम जब गाड़ी चला रही होगी तो तुम्हें पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। एंड कितनी दफ़ा मैंने, आई नेविगेट फॉर हर, मैं उनका को ड्राइवर हूँ, आई मीन नेविगेटर हूँ। मैंने कितनी दफ़ा बॉटल खोल के उसको पीने के लिए बताया, वो कहती बाबा मैं स्टीयरिंग नहीं छोड़ सकती, मैं कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रही हूँ। फिर मैं कितनी दफ़ा इसके मुंह पे एक पानी का घोंट डाल के तो उसका गला सूख जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो वो आलम था। अभी दीना तो अभी इतना सीरियस लेवल नहीं है जो हमारा लेवल था। वाज ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म जी। हमारे तो क्या क्या पापड़ बेचे हैं। अच्छा, कितनी हकीकत है इसमें दीना? कंप्लीटली ट्रू एंड मोस्टली क्योंकि जब आप एक चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं, आपकी पूरी दुनिया उसी चीज़ के रिवॉल्व करती है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। तो अगर हम जिम जाते हैं, वी डू एंड्योरेंस ट्रेनिंग फॉर बेटर रेसिंग, वी डू इट फॉर लॉन्गर रेसेस। जो चोलिस्तान 500 किलोमीटर्स की जो रेस है, we train for that. Women care, they do half stage till stage break and back. लेकिन फिर भी if you're in the gym, you play squash, you take it up for your reflexes for off-roading. I've left playing tennis and I've left playing other things that were not supporting off-roading as such. तो दुनिया revolve around करती है। and one thing I've noticed कि जो off-road की community है पाकिस्तान में माशाल्लाह से जो leaders हैं, they are all amazing people to be with. They are great friends of my father's and I know them very well as well. And उसके लिहाज से जो जब आप ऐसे अनोखे, maybe even powerful और genuinely अच्छे लोग से मिलते हैं तो दिल तो आपका खुश हो जाता है। तो आप friends भी ऐसे ही ढूंढते हैं जिनके पास वो same values हो, the same loyalties that they have, the same mindset that they keep. कोई और उससे I think थोड़ा आपको maybe doesn't treat you that good or maybe doesn't have the same mindset of respect and love, then उसके साथ दोस्ती रखना दिल ही नहीं लगता। एक और है ना, बचपन से सुन रहे हैं, likes attracts likes, और you find your own tribe, कहते हैं your vibe attracts your tribe, है ना? एक और बात है कि when you are in certain sports, आपकी दूसरी चीज़ों में भी decision making better होती है and the way you judge situations, क्योंकि आपकी judgment बहुत तेज़ होती है, आपको clarity ज़्यादा मिलती है, agility आती है। तो कोई भी एक्सट्रीम स्पोर्ट में आपकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है बिकॉज आपने सेकंड्स में डिसीजंस लेने होते हैं, मिली सेकंड्स, है ना? मिली सेकंड्स आपकी तरफ आती हैं और ये आप मिली सेकंड्स डिसीजंस पिछले 44 ईयर्स से ले रहे हैं। मैंने ही थोड़ी देर पहले मैथ की थी। तो मुझे ये बताइए कि दीना ने जैसे जिक्र किया, अभी तो शी इज़ वेरी यंग माशाल्लाह, शी इज़ स्टिल ग्रोइंग और वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। आप ये बताएं कि हाउ दिस स्पोर्ट हैज़ हेल्प्ड यू एज अ पर्सन? Tremendously. वो कौन से कुछ ट्रेट्स हैं जो आप में डेवलप हुए ओवर टाइम? Physical fitness is something I had to focus on. अल्लाह का शुक्र है मैं हमेशा फिट था, अभी भी हूँ। Discipline, very serious discipline. Hard work, a lot of hard work.
डिटर्मिनेशन। आप जब एक जुनून में आते हो ना, फिर आप सब आसपास का भूल जाते हो। You just go in your frequency that you're supposed to go, and I kept going for so many years. I took on all of Pakistan, पूरा पाकिस्तान से compete कर रहा था, और सारा सेल्फ फाइनेंसिंग था हमारा। तो कुछ कभी कोई स्पॉन्सर कुछ भी sponsors नहीं होते, and it's an expensive sport. It's a very expensive because you sport. have to maintain your car also. It's the second It's most. not maintenance. It's not maintenance. It's buying the car, fuel, इतना लंबा। transportation. I know. Expenses are other apart from that. You have a whole team with you. जो आप डेजर्ट्स में जाते रहते हो तो आप अपनी पूरी टीम ले जाते हैं जो आपकी गाड़ियाँ It's like traveling ही है ये पूरी। जी, जी। हाँ, logistics आपने देखनी है, and it's all self-financed. ओह या ऑल सेल्फ फाइनेंस। यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्पॉन्सरशिप का। आप बाहर के मुल्कों में देखें, एक दिन का भी वो नहीं खरीदता अपने पैसों से। कंपनियाँ देती है, तुम सिर्फ गाड़ी चलाओ, तुम्हारा पैसे कमाने से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तुम्हें इतने पैसे हम गाड़ी भी देते हैं, देंगे। तुम्हारा सब कुछ। यू जस्ट हैव टू कीप योर सेल्फ फिट, और आप गाड़ी भगाएं बस। यहाँ पे आपने खुद भी फिट रहना है, अपने फाइनेंसेस को भी फिट रखना है। अच्छा, आप एक जिक्र कही थी कि दिस इज द सेकंड मोस्ट, व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट? It's the second most expensive sport पहली or क्या है? hobby after aviation. Aviation. So jets, planes, and a variety of things. We're coming to sponsorships. इतनी बड़ी scale पे नहीं है, I agree, but there are many companies that have started now in the last 5 years sponsoring. For example, Gobi's Paints, they are in off-road racing in a big way. They were my first sponsor when I started racing. तो उनकी तरफ से जो उनके owner हैं उमर आसिफ, वो भी माशाल्लाह से, he's very supportive of off-roading, very supportive of young talent. तो I think that it would be a bit unfair to say that there is no sponsorship, but it's not to the extent But probably it should be. it has started recently. Started जी, recently. recently. Just the क्योंकि बहुत past पहले, 4 क्योंकि years. अब्बू तो पिछले बिल्कुल सालों 4 decades है ना, तो he has seen the time हम- जब एक एक चीज उन्होंने अपने पैसों से की हम होगी। आपके तवज्जुह से बात करते हैं। प्रेस, मीडिया, जी, मीडिया का नाम और निशान नहीं होता था जब हमने हमारी फर्स्ट रैली शुरू की थी। लेकिन फिर भी आपके अखबार में खबर तो आई थी। वो उस ज़माने में अखबारों की हद तक थी, बट लोगों को कभी उस चीज़ में मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइटेड नहीं और था। उस चीज़ में घुस के देखने का उसको कभी बेचारे को मौका ही नहीं मिलता था। वो तस्वीर देख लेता था, गाड़ी टेढ़ी है, सीधी है, ऊपर है, नीचे, और नीचे वो रीड आउट हो जाता था। बट उसके अलावा इट वाजंट के जैसे अभी मीडिया हमें रिक्वेस्ट करती है। पहले तो हम मीडिया को रिक्वेस्ट करते थे कि भाई ज़रा आओ Coverage तो दे सही। दो तो थोड़ी। मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू से नो, कि नहीं भाई पागल है, हम कहाँ चोलिस्तान आके तुम्हारे ये पीछे भी तो धक्के है ना खाएंगे। कि इट्स नॉट इजी टू रीच, एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। जैसे Accessibility. क्रिकेट है, अब पता है कि कराची में स्टेडियम में आप आ गए, अब आप कह रहे हैं कि मेरे साथ वहाँ चलो। हाँ, नहीं चलते और बस वो हमारे लिए तो अपहिल टास्क था। हमने तो जो लैडर क्लाइम की है वो बड़ी मुश्किलों में, समझ लो कि तूफानों में लैडर क्लाइम की है। और वो पैशन ही था जो आपको ले गया। वो जुनून था, पैशन था, वो ले जाता था हमें। कहाँ कहाँ जाते थे, और ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हमारे साथ के कोई फनी मजेदार कहानी बताएं, एक दो। बहुत- कभी जिन्नात मिले रात में? नहीं कहते हैं जिन्नात ना नहीं। रेगिस्तान में रात में इधर उधर कहानी। There are a lot in Cholistan. चोलिस्तान में है तो कोई मजेदार कहानी बताना, इफ यू नो एनी। I haven't experienced it. You yet. haven't? I think Lucky I you. think Dad's friends must have, for sure. बिकॉज़ आई हैव हर्ड स्टोरीज। Of course there would be. It's a, टू बी it's a ऑनेस्ट desert. मुझे पहाड़ हो गए, जंगल हो गए। वो मस्तियाँ होती रहती है, बट मुझे कभी ऐसी कोई चीज़ ने तंग नहीं किया है। हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे टाइमों पे गए हैं कि आपको नॉर्मल आदमी का दिल ही धड़कना बंद हो जाए, उस टाइप की चीज़ें होती है। मगर जो और वहाँ रातों को कैंप लगे हैं कभी? हम कैंप्स ही लगाते हैं जी हमारे। God. हम तो अभी पहले तो हम जिन तो छोड़ें तो सांप बिच्छू। वो उस ठंड में नहीं आते, अच्छा, गर्मियों stay में आते underground. हैं। ठंड में वो बेचारे नीचे चले तो जाते हैं। जिन तो कम से कम काटेगा नहीं, मगर I might stay. I might hit you. वो हमें देखें, एक डेजर्ट का प्रोटोकॉल होता है। आप डेजर्ट में सर्टन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बगैर जाएंगे तो आप गलती करोगे, सही। और ये गलती आपकी मौत भी ला सकता है। अच्छा, सिंस आप लोगों का कोई कोई एकेडमी नहीं है, कोई, अब तो प्रोटोकॉल खुद ही बनाए होते हैं। प्रोटोकॉल डेजर्ट का जो होता है वो हमें डेजर्ट के लोकल आदमियों ने,
जैसे चोलिस्तान का प्रोटोकॉल, हमें एक आदमी है बशीर, उसका नाम है बशीर डेरावरी, उसको चोलिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। 24,000 स्क्वायर किलोमीटर का डेजर्ट है पाकिस्तान में, अल्लाह ने दिया हुआ है हमें। इंडिया को बॉर्डर करता है, राजस्थान को बॉर्डर करता है, सिंध को मेजर बॉर्डर करता है, पंजाब को बॉर्डर करता है, और इतना बड़ा है कि आपके होश व हवास से आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाओगे। और उसका एक आदमी है लोकल वहाँ का जिसका नाम है बशीर, डेरावरी कहते हैं क्योंकि वहाँ डेरावर किला है ना, किला डेरावर, तो हमने उसका नाम, लोगों ने उसका डेरावरी रख दिया। उसको पूरा डेजर्ट ऐसे याद है जैसे वो GPS हो। हम एक दिन रात को, हमारा एक बैंकर दोस्त है गजनफर आगा, गुम हो गया, गायब। He's a racer as well. रेस करता था, हम रेकी पे गए थे, इसने नहीं तो he still missing? नहीं रेस करता था, कहाँ मैंने कहा था हो गया। उस वक्त की बात कर रहे हैं कि हमने एक 90 डिग्री लेफ्ट लेना था, गजनफर सीधा चला गया, और वहाँ गया तो फिर उसका काम पूरा हो गया। और ये कब की बात है? ओह गॉड, जिस जमाने में GPS वगैरह नहीं था। 3 GPS उसकी गाड़ी में पड़े थे, मगर उसकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया था, और हमें नहीं पता कि फ्यूल ख़त्म हो गया था। एक आदमी गुम हो जाता है, एक बच्चा घर नहीं आता, तो माँ तो पागल हो जाती है ना, सोच के कि जिंदा है, मर गया है, बस के नीचे आ गया है, ऊपर आ गया है, क्या हो गया। 1000 सवाल जवाब दिमाग में होते हैं। तो हम गजनफर का सोच रहे थे कि जी गया कहाँ, गायब कहाँ। अच्छा, मेरे दोस्त का बेटा था उसके साथ, उसका अपना बेटा था। तो सुबह 3 बजे हमने मुश्किल में आके बशीर डेरावरी को नींद से उठाया। अच्छा यार बशीर, एक बंदा नहीं मिल रहा। तो ज़ाहिर है जब लोग उठना शुरू हो गए, रात को जब हंगामा होना शुरू हुआ, तो वो होटल आ गया हमारे। अच्छा, वो हमें सवालात ऐसे कर रहा है जैसे यार गाड़ी कौन सी थी उसकी। मैंने कहा गाड़ी का क्या, हम तो अपनी नज़र से सोचते हैं ना, वो अपनी नज़र से सोचता है। गाड़ी कौन सी थी? मैंने कहा जी 3 डोर निसान पेट्रोल थी। अच्छा, किसी ने उसको फ्यूल भरवाते हुए देखा है? तो एक दोस्त ने बोला हाँ जी, इसने ये पंप से फ्यूल भरवाया था। अच्छा, तो ये क्या, आप क्या समझ रहे हैं, फुल टैंक करवाई होगी इसने? अभी ये हमें उल्पटांग सवाल लगते थे सारे, लेकिन उसके लिए मैं आपको क्या बताऊं कि उसका फोकस ऐसे जैसे एक GPS नैरो डाउन करके पकड़ नहीं लेता, उसका वो फोकस था। अच्छा, आखिरी किसने देखा था इसको? मैंने कहा यार हमने तो नहीं देखा था, देखा होता तो हम उसको ले आते। हाँ, अच्छा ठीक है, वो ऐसे जैसे हम आप बात नहीं कर रहे कैजुअल आके। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसका जैसे कोई पीर नहीं बोलता या कोई पामिस्ट। हाँ फिर कितनी देर में उसने, इसका पेट्रोल खत्म हो गया है, क्योंकि उसने अंदाजा लगाया यहाँ से यहाँ तक गया। एंड देन ही, अच्छा, उसने जिसको पूछा था कि कहाँ लास्ट देखा था, उसने मेंटल नैरो डाउन करके बोला कि जी इस जगह होगा, इस जगह से 30 किलोमीटर के अंदर वो फंसा होगा। उसने पैलेस फ़ोन किया, अरबियों के वायरलेस किया, बोला कि डीजल ले जाओ, इस तोबे और इस टूबे के बीच में ये फंसा हुआ है, देख लेना। वहाँ से पैलेस से गाड़ी निकली, वहाँ से वो मिल गया, उसको डीजल उन्होंने डाल के दिया, ये गाड़ी स्टार्ट करके घर आया। वो अभी तक जिंदा है, वो हमने उसको 6-7 लाते मारी, 5-6 थप्पड़ मारे उसको। जाहिर है हमारे दोस्त थे सारे। सही बात है। और इस कदर परेशानी, क्योंकि वैसे भी जब बच्चा खोता है और जब बच्चा मिलता है, माँ सबसे पहले उसको थप्पड़ी मारती है कि कहाँ गए। तो ये है बशीर डेरावरी का एक्सपीरियंस। सही है। तो इस तरह के पूरे चोलिस्तान को हाथ में लेके ये घूम रहा होता है। इस तरह के यकीनन और लोग भी होंगे ना, क्योंकि वो लोकल्स हैं। मुझे बताएं कि ये तो आपके दोस्त का इंसिडेंट था, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, या जरा इतने कोई मज़ेदार किस्सा अगर आपका कोई या खुदा न खासा कोई रोड एक्सीडेंट? कितने किस्से आते हैं। We blew our engine. That was fun. You know, अब्बू ने उनकी अब्बू की गाड़ी चोरी की थी, right? All that time ago. I stole my mom's race car and took it to Hub without telling her, and then blew her engine. चलो so then चोरी ऊपर से गड़बड़ भी हो गई। हाँ, वो मम्मी क्वेटा में थी, मम्मी को क्वेटा में इंफॉर्मेशन मिल गई कि दीना भगा रही है गाड़ी। और कहाँ पे? वहीं ऑफ रोड रेसिंग में? जी, ये हब चौकी पे हमारी शेरवानी साहब है, हमारी शुजात शेरवानी,
ये टोयोटा शेरवानी मोटर्स है, तो वो उनकी प्राइवेट ज़मीन है हब पे। अच्छा, वो हर साल हमें कहते हैं कि आओ जी हम आपके लिए ट्रैक बनाते हैं, वेरी गुड ट्रैक, आप लोग वेरी भगाओ। गुड ट्रैक। अच्छा, चूंकि वो कराची के करीब है, इट्स अ डे टू डे, सुबह निकले शाम को घर आ गए, तो पूरी फैमिली आती है, लोग आते हैं, देखते हैं। काइंड ऑफ अ डे आउट। और हब की बॉर्डर पे है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सही है। लास्ट टाइम पूरी यूएई काउंसलेट आई थी दीना को लास्ट ईयर फ्लैग ऑफ करने के लिए। ओह, वाह। जी, इंक्लूडिंग द काउंसिल जनरल, डेप्यूटी जबरदस्त। काउंसिल, सारे आए थे को फ्लैग ऑफ करने। फिर दीना को उन्होंने काउंसलेट बुलाया था ऑन वुमेन्स डे टू ऑनर हर अचीवमेंट्स एंड ऑल। ये वाह। सारी चीज़ें फॉलो करते हैं लोग। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी मेन गवर्नमेंट स्ट्रीम में नहीं है ना, ये हमारी छोटे छोटे साइलोज में या थोड़े थोड़े लोगों को पता है। जैसे इवन हमें जो कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे या तो मीडिया के लोग होते हैं, उनकी हर चीज़ पे नज़र होती है, वो भी इस तरह से मेन नज़र नहीं है। फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे कभी रेसिंग में? बिल्कुल आते हैं। मेरा दोस्त केन्या से आया है, रेस करके गया है। मेरा दोस्त दुबई से आके रेस करके गया है। 2 दोस्त मेरे ऑस्ट्रेलिया से आए थे, रैली देख के गए थे। हमारे दोस्तों के दोस्त, जैसे नादिर मक्सी के दोस्त अमेरिका से, वो टिम आया था जो कहता है यार तुम लोग इतनी गाड़ियों के सामान लेते हो, करते क्या हो? तो नादिर ने बोला आके एक दिन देखो क्या करते। वो एक दिन आ गया, वो जाए नहीं वापस। हमने उसको घुमाया फिराया, हमारे साथ डेजर्ट में आया, रेसेस में, ये वो। कहते यार मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। ऐसा? हाँ, उसका बड़ा दिल भारी हो गया बेचारे का। बिफोर गोइंग होम? बिफोर गोइंग होम कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा। जैसे हमारा दिल वापस आने को नहीं कर रहा था, कहीं चले जाते। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ स्टोरीज, इतनी याद भी नहीं है कितनी है, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ऑफ कोर्स इट इज। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अल्लाह ने मुझे हर तरीके से पुश किया, मुझे हर तरीके से साथ दिया। मैंने अपनी नीयत साफ रखी, मेरे से जितनी मदद हो सकती थी लोगों को मैंने की। मुझे हर तरीके से अल्लाह ने ऐसे साथ दिया है। सेल्फ फाइनेंसिंग में मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। मेरे पास ना कोई वालिद के ये है या प्रॉपर्टियाँ या जायदाद है। मैं एक एक चीज़ खुद कमाता हूँ और खुद खर्च करता हूँ। और मैं पिछले 3-4 साल से रेस से बाहर भी इसी वजह से हुआ हूँ कि एक तो वाइफ की गाड़ियाँ मेंटेन करनी होती है, एक मेरी बेटी की गाड़ियाँ मेंटेन करनी होती है, यू नो, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो आपने सोचा इन दोनों की करा दो? मैंने कहा कि जी इनकी करा दे। मेरा तो टाइम, मैं 40+ सालों से 44 मैंने अभी तो बताया आपको। भगा, समझ ले 40 इयर्स से भगा रहा हूँ। मैंने कहा अभी कितना भगाएंगे? बिल्कुल नहीं, और जाहिर है एक पैशन फायर भी एक हद तक होती है। व्हेन यू सी योर चिल्ड्रन ग्रो, व्हेन यू सी, तो हाँ, यू पास इट ऑन। मुझे बताया, आपने बताया कि आपकी बेगम भी इतने अरसे से, 15 साल से, कितने साल? जी जी, 15 इयर्स। हाउ डिड यू कन्विंस हर? मैंने उनको हमारी ज़बान में उल्लू बनाया। अच्छा। मैंने कहा कि अच्छा, तुष्ना मेरी वाइफ, तुष्ना प्रॉपर हाउसवाइफ थी, प्रॉपर, बच्चे बड़े हो, घर ठीक हो, अपने स्कूल्स जाती थी, पढ़ाती थी, घर आ जाती थी। हम लोग जब रैली में जाते थे तो हमारे झगड़े होते थे। झगड़े मीन्स कहती तुम लोग के दिमाग खराब हो गए, मट्टियों में भरे, आंखों क्योंकि हमारे लिए ये स्पोर्ट नहीं है, ऐसे ही है, बस हाँ टाइम वेस्ट। वो हमारे कपड़ों में मिट्टी कहती, कोई घर में नहीं घुसेगा, सब बैग बाहर रखो, मैं साफ करके। करते क्या हो, इतनी मिट्टी ले आते हो, गाड़ियों में मिट्टी, घरों में मिट्टी, कपड़ों में, बैगों में, इधर उधर। मैं कहा तुम्हें आइडिया नहीं है। एक दिन मैंने बोला कि यार तुष्ना, ज़रा मेरे साथ डेजर्ट चलो, मेरे पास यू नो मैं 2 गाड़ियाँ भगा रहा हूँ और मेरे पास इक्विपमेंट। अच्छा, she knew how to drive before that? जी, she knew how to drive. I mean नॉर्मल कराची में ड्राइविंग। मैंने कहा मेरी 2 बड़ी गाड़ियाँ हैं। आई रिमेंबर मैंने एक डॉज मंगवाई थी अमेरिका से और 2 एवोल्यूशंस मंगवाई थी जापान से अपने लिए। मैंने कहा तुष्ना, कोई मैनेज करने वाला नहीं है तो यार तुम्हें चलना पड़ेगा, बड़ी महंगी इक्विपमेंट है। मैंने उल्लू बना के, मेरे सारे पुराने मेरे जितने मैनेज करने वाले हैं सारे चलते थे। उस दिन की बात है, हर रेस के लिए पूछती थी नेक्स्ट रेस कब है, कब जाना है। इतना मज़ा आया उनको उसको। वहाँ से फिर मैंने एक दिन उसको बोला कि यार तुष्ना, तुम रेस क्यों नहीं करती? गाड़ी तैयार खड़ी है, सिर्फ फिनिश करके आ जाओ। पागल हो, ऐसे कैसे हो सकता है, रेस कैसे करूँ मैं, ये नहीं। मैंने कुछ धक्के धुक्के मार के उसको भगा दिया। मेरा एक नेविगेटर दोस्त था, उसको मैंने बोला यार तू बैठ जा, फिनिश करवा लेना, भले स्लो
ठीक है, ख़त्म कर लेना, भले 2 दिन बाद भी ख़त्म हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको वहाँ से ये बग लग गया, और ये बग एक दफ़ा आपकी सिस्टम में घुसता है ना, ये नहीं निकलता। क्योंकि वैसे भी जीत की एक हाई है ना, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, और उसका अगर आप एक दफ़ा हो फिर आप हार जाएं, अगली बार भी हार जाएं, तो फिर आपका मोराल लूज हो जाता है, कहते हैं छोड़ो यार मैं वैसे ही ठीक था। लेकिन वंस यू विन, मुझे लगता है जो विनिंग का बग है वो ज़्यादा हाई, बड़ा सीरियस बग है, बड़ा सीरियस बग है। ऑल ऑफ पाकिस्तान इमीडिएटली आपको रिकग्नाइज करता है, आप कहीं भी जाके खड़े रहो, ओ यार ये तो वो है, आ जाओ जी सेल्फी। और मैं किसी को कभी भी सेल्फी या पिक्चर लेने के लिए मैं कभी मना नहीं करता। Even the worst times, like the starting point. हाँ, आई मीन ऐसे हमारा एक रिपोर्टर था जो हमेशा ही वाज नोन कि तुम स्टार्ट करने वाले हो, उसके 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले आके माइक आपके मुंह में आज ही बताइए, ये वो आदमी खड़ा बताने का वक्त है। अच्छा, वो जो टाइम होता है स्टार्ट करने का 5 मिनट जो होते हैं, आपकी हार्ट बीट इज मैक्सिमम। आप जितने भी सुलझे हुए रेसर हो, मेरे को स्टार्ट से पहले ये एंग्जाइटी मीन्स वो जो होती है उससे पहले, और वो रेस स्टार्ट होने के 2 मिनट बाद खत्म भी हो जाती है। Even 2 seconds after. हाँ, मस्तियाँ करना शुरू कर देते हैं, दोस्त से बातें, नेविगेटर के साथ गपशप मारना शुरू कर देते हैं। और वो रिपोर्टर आके, और मैं उसको भी मना नहीं करता था, मैं उसको भी कह देता था कि यार बिकॉज देखे वो आपके पास आते हैं एक मोहब्बत से। सही बात है। हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने उनको एटीट्यूड दिखाई थी, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, बट सारे जानते हैं, वो एटीट्यूड दिखा दे, जाओ जी टाइम नहीं है हमारे पास अभी बात करना, वो आइंदा उनके पास कभी गए भी नहीं, उनका वजूद ही रैलियों से गायब हो गया। बट आप जितनी लोगों को मोहब्बत दोगे, छोटा बच्चा आके सेल्फी लेता है, लोगों के बीच में आप झूम में लगे होते हो, फिर भी मना कभी नहीं करते। आप नादिर को देखें, मक्सी को, 40,000 आदमी उसके पीछे पड़ जाता है मक्खियों की तरह, कुछ नहीं कहता, तस्वीरें खिंचवाता है, चुप करता है, कभी हमें पकड़ के खींच लेता है कि तू आ जाए, तेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सारे, गाड़ी में बिठा देता है। अपने पीर साहब हैं हमारे, जितने फेमस हैं उतने ही हम्बल हैं। और जबकि ह्यूमिलिटी होती है ना, दैट मेक्स यू द बिगर पर्सन, क्योंकि ये बात तो रियलिटी है कि जो भी इवन बड़े स्टार्स अगर एटीट्यूड देते हैं तो मीडिया उनको छोड़ देता है, एंड वंस मीडिया या फैन लीव्स यू अच्छा, मुझे बताएं कि इसका जो सेफ्टी प्रिकॉशंस, जैसे मैंने कहा आपने खुद ही प्रोटोकॉल्स बनाए होंगे, लेकिन अब सिंस द अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन इट, तो क्या अब कोई रूल्स बने हैं, या आप लोग अगर खुद निकलते हैं तो व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू टेक, या क्या चीज़ों को दिमाग में रखते हैं, या अगर मैं हूँ, मुझे शौक हो कि भाई मैं बीच चलूँ, तो व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू कीप इन माइंड। हो सकता है नाज़रीन में कोई ऐसा शख्स हो जो कहे कि यार मैं तो कराची में इतनी अच्छी भगा रहा हूँ गाड़ी, तो ये ज्वाइन करूँ, तो क्या था? हमारे लोगों की जो साइकी है ना, ज़रा अजीब सी है कि मैं थी हमारी रेसिंग में, उसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए फ़ख्र की बात है कि मैं हेलमेट नहीं पहन के भगाऊंगा, और हमारे लिए बेवकूफ़ों वाली बात है कि तुम हेलमेट नहीं पहनोगे और भगाओगे तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़। रोल केज नहीं लगाओ, सीट बेल्ट नहीं पहनो, हार्नेसेस नहीं पहनो। रोल केज इज अ थिंग दैट गोज ऑन द इनसाइड ऑफ द कार दैट प्रिवेंट्स यू, दैट व्हेन यू फ्लिप और यू रोल ओवर इट सेव्स यू। अच्छा, ये भी मेरा सवाल था, मैं एक मिनट दीना से कर लेती हूँ, क्योंकि यकीनन आपके पास एक्सपर्ट जवाब होगा। दीना की तरफ आते हैं। दीना, जो प्रिकॉशंस की बात है, एज अ वुमन या एज अ गर्ल हम समझे जाते हैं कि टिमिड सी होती हैं या डरती ज़्यादा हैं, क्या ऐसा फील होता है कि देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन अ वुमन कार रेस ड्राइवर देन मैन, या आपको पैशन ही आपको सारी हिम्मत दे रहा होता है? It's not about himmat, it's mostly about principle. So it depends on how hard you train for it, honestly. While men do have a significant physical advantage because of the way that they're built, they are comparatively stronger. Biologically, men are comparatively stronger than women. लेकिन अगर एक लड़का और आदमी कुछ ट्रेनिंग नहीं करता, and a woman does the training, does the endurance exercises, has experience, then I don't think there's a difference at all. और मुझे से भी अपने रोल केज बताया, आपने कहा कि जब गाड़ी फ्लिप होती है तो आप उसमें बस सस्पेंशन तक की तरह होता है, क्या है ये? रोल केज इज अ केज जिसके अंदर, जो आपकी गाड़ी के अंदर बना होता है, एक केज बना होता है, इट्स अ सेफ्टी केज।
अच्छा, रोल केज, कि अगर Right. रोल हुई तो इट इज save you. सेविंग यू। और बाहर के मुल्कों में तो रोल केज, जैसे अभी दीना की गाड़ी दुबई से बन के आई है, उसमें आप रोल केज देखो, 10वीं मंजिल से भी फेंकोगे रोल केज कुछ नहीं आपको होगा। प्रोटेक्ट कर लेगा। Oh, ओह, yeah. दैट्स नाइस। तो ये भी It आपको has एक to, कंफर्ट देता होगा ना कि that आई एम even if you flip, you're completely secure. Especially with our 6-point harnesses as well. So they're seat belts, special ones, not ke jo normal hai. They come from here and they latch onto you, like in a roller coaster if you've ever sat. yes. The ones that come from the top and then lock in, they're basically like that. The whole idea is that you have to be stuck on your seat when you सही। have an it's accident. very safe. कभी हुआ दीना कि गाड़ी चलाते चलाते कोई गड़बड़ की है? Not yet. We had very close Not calls. yet. We had Not we I had hope very never. inshallah. नहीं, आई होप कि कभी कल्टी हो देना, ताकि सीखे। कि इसके जो माइंड से वो जो ख्याल है ना, कल्टी का जो डर है, वो कुछ भी अल्लाह नहीं करे है। ना हो। मैं I'm हुआ not हूँ, scared of it. मैं हुआ हूँ 2006 में जलमक्सी में, That was a bad one. एंड एट अ वेरी हाई स्पीड कल्टी हुआ हूँ। क्या हुआ था? थोड़ा नेविगेशन एरर हो गया 2000 था। and? 2006 की बात कर रहा हूँ। 6 काफी पहले की एवोल्यूशन बात। मेरे पास थी, बड़ी तेज़ गाड़ी थी, एंड नेविगेशन एरर था, नॉट फ्रॉम माय नेविगेटर तो मेरा स्पॉट ऑन था, ख्वाजा आहद था, बट द ट्रैक में कोई मसला हो गया था जो उन्होंने ओवरनाइट चेंज कर दिया था, बिकॉज वहाँ पानी आ गया था तो उन्होंने इधर से शुरू कर दिया था। तो वो जो टर्न हाई स्पीड टर्न होने वाला है, Long वो one. उन्होंने इधर से शुरू किया था, तो वो एकदम आके 90 डिग्री राइट हो ओह, गया। तो उसमें और मैं 160 के करीब जा रहा था, एंड आई कुडंट मैनेज इट, बिकॉज कहाँ आदमी ब्रेक मारे, आगे स्किड होते गए, एक बन्ना था उसके ऊपर से हम कल्टी हो गए। बंदा बचा? हाँ, हम दोनों आराम से। नहीं जब नहीं, वो जो navigate कोई करते- रास्ते में तो नहीं था कोई? शायद नहीं से? नहीं, वहाँ कोई नहीं होता। शुक्र। दीना, कितनी हाईएस्ट स्पीड टच किया तुमने अभी तक? Abu usually speedometer मेरा disable कर देते हैं. He doesn't let me see the speed. बताइए। साइकोलॉजिकली डर जाता है आदमी। हाँ, इसके क्या की हम लोग होगी? एक यार्ड स्टिक से चलते हैं ना, अगर आपकी एक मेंटल फोकस है कि यार बेटा 60 से ऊपर नहीं चलाना, तो आप वो 60 एक यार्ड स्टिक लेके घूमते हो ना, फिर आप अगर 80 चले जाते हो तो डर जाते हो आपके, ओए नीचे जाओ। ये होता है, ये होता है। तो रेस में तो हम हमेशा हाई स्पीड्स पे ही चलते हैं, हाँ, बट जब आप हाई स्पीड देखते हो स्पीडोमीटर, तब आप साइकोलॉजिकली डर जाते हो, फिर आपके दिल में खौफ बैठना शुरू हो जाता है। तो जब आप खौफ आपको टेक ओवर करता है तो आपकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है, आप एक्स्ट्रा कॉशियस होना शुरू हो जाते हो। दिस इज़ सो ट्रू। अच्छा, अब जैसे अब ये हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना जब प्रोग्राम शुरू कर रही थी कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक्सप्लोर ही तब करते हैं जब या तो सर्टेन कॉन्वर्सेशन हो या हम उन लोगों से मिलें या हम खुद कुछ ट्राई करें। अब इन्होंने जो बात कही, अब कराची की सड़कों पे 60 इज़ स्पीड, क्योंकि हर थोड़ी देर में तो कोई खड्डा आ रहा होता है, तो ये अगर 80 और 80 से अगर 100 की तरफ जाता है तो मेरे अंदर एकदम आता है, हालांकि भले ही सड़क खाली हो तो मेरा एक्सलेटर से पाँव कम होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ सो ट्रू कि आपने जो कहा ना, साइकोलॉजिकली इंसान डर जाता है नो मैटर रोड क्लियर है। मैं दीना को हमेशा कहता हूँ कि बच्चे, मुझे पूछती भी है कि क्या स्पीड है, मैंने कहा नो नीड टू नो, डोंट नीड टू वरी अबाउट नो द नीड टू स्पीड। वरी अबाउट इट। आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, आप मेंटली कंफर्टेबल हो कि नहीं कि मैं इस स्पीड पे गाड़ी कंट्रोल कर पाऊंगी, और वो कंट्रोल कर पाती है। मैंने कहा स्पीड से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपने गियर्स चेंज करो, आरपीएम पे नज़र रखो, इंजन को ओवर स्ट्रेस नहीं करो, उस चीज़ों में रखो आप गाड़ी। मैंने स्पीड का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आपने आज तक कितनी टाइटल्स जीते होंगे, कितनी रेसेस जीती होंगी? सच्ची बात तो ये है, ट्रॉफियाँ स्टोर में कचरे में पड़ी है। कोई आपने वो नहीं बनाया शेल्फ? नहीं, क्या Dad doesn't do that. तुमने बनाया रूम में कुछ? Absolutely not. तो कहाँ है सारी ट्रॉफीज? ये मेरा स्टोर में मेरा दोस्त कभी एक दिन स्टोर में, ये गजन फरागा, ही इज अ वेरी सीनियर बैंकर, ही इज हेडिंग वन जो ऑफ द, खो गए थे। जी जो खो गए थे, Smart. वो ही इज हेडिंग वन ऑफ द बैंक्स नाउ। तो एक दिन मैंने कहा यार मैं तो लंदन में हूँ, तू मेरे स्टोर में घुस जा, जाके तू इधर उधर देखेगा, तुझे वो चीज़ मिल जाएगी। वो जा रहा था अप कंट्री, तो वो काम से ज़्यादा ट्रैवल करता है तो वो स्टोर में घुसा, उसने मुझे पूरा मैसेज भेजा वहाँ से, तुम्हारा दिमाग खराब हो सब कुछ गया स्टोर है रखा रानी, ये ट्रॉफियाँ तुम्हारी कचरे में पड़ी है, मट्टी खा रही है,
यार एक कमरा बना। मैंने कहा गजनफर मैं क्या यार, मैं छोड़ दे अभी। क्योंकि बेगम ने भी जीती है ना, जी 15। बेगम ने, दीना ने। तुमने कितनी जीती दीना? I've never counted. माशाल्लाह, नेवर काउंटेड। ये हालात हैं हमारे, कोई एक ट्रॉफी एक कप आ जाता है तो उसको सजा के रखते हैं। No, I've never counted. कदर खो खत्म हो गई, इतनी जीत ली। मैंने अभी नया घर Not बनाया really. तो मैं सोच रहा था कि एक कमरे में, क्योंकि मुझे वाइफ ने भी बोला कि रोनी ये लाइफ टाइम अचीवमेंट्स होती है है तो और तुम जाओगे तो तुम्हारी एक रिमेम्बरेंस रह जाएगी। लेगेसी भी है ना। मैंने कहा अभी मैं नहीं जा रहा कहीं। जाऊंगा तो सजा देना। बट वही चीज एक शेल्फ को एक वॉल बना ले। शेल्फ काफी नहीं वॉल है। ऑफ क्या? वॉल ऑफ ट्रॉफीज। वॉल ऑफ फेम तो नहीं, वॉल ऑफ चैंपियनशिप। बिलीव में 40 साल की मेहनत है तो एक वॉल पे नहीं आएगी। इतनी तस्वीरें हैं, इतनी मेमोरीज रूम ही होगा फिर इसके लिए। जी मैंने कहा रूम हाँ ही हाँ चाहिए। रूम है तो रूम भी बड़ा हो तो अच्छा लगे। बट एज आई सेड मैं कह रहा हूँ एक फैमिली की सारी ट्रॉफीज एक कमरे में हो। बट अभी क्या, अभी नया घर बनाएंगे, दूसरा तो देखेंगे उसको। एक कमरा इसका डेडिकेट इंशाल्लाह। टुवर्ड्स द एंड दीना, कोई मैसेज देना चाहोगी लड़कियों को जो कि मेरी तरह 80 से 100 पे जाने पे डरती हैं, जिनको आ रही है ड्राइविंग और वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही? बिल्कुल, आई थिंक करेज एंड हिम्मत इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, नो योर ओन लिमिट्स, योर ओन डिसिप्लिन, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। दैट इज सो ट्रू। आप कुछ कहना चाहेंगे नाजरीन को? मैं मेरे बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, रोडों पे रेस ना करो। आप दूसरों की भी जान को खतरा हो, आप अपनी भी जान को खतरा हो। ट्रू, वेरी ट्रू। और आपकी ज़िंदगी बहुत वैल्यूबल है। खुदा ना खास्ता आप लोग चले जाते हो, आप लोग अपने माँ बाप को मार के जाते हो, सो वो ट्रू। पूरी ज़िंदगी मर जाते, जिंदा मौत मर जाते। ये ना करो। आप अगर ऑर्गेनाइज रेसिंग में आते हो, सेफ्टी पे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, हमारा सेफ्टी प्रोटोकॉल पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। You can't race without them. हमारे झगड़े हो जाते हैं, हमारे फटे हो जाते हैं, हम लड़ के खड़े हो जाते हैं, ये हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और मेरा हुआ है, मेरे अभी बहुत करीबी दोस्त हैं, एक बड़े एरिया के बहुत तगड़े लोग थे, वो इस पे आ गए, पूरी ट्राइब इनकी आ गई। मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, आई एम सॉरी, आपकी बेल्ट सही नहीं है, आप निकल जाओ। फिर उसका हेलमेट का क्लैस्प सही नहीं था, फिर जेरी कैन पीछे पड़ा था। मैंने कहा ये आप आग पे बैठे हो, बम की तरह, या आप लोग को ये 30 लीटर हाई ऑक्टेन ऐसे जला देगा कि आपकी बोटियां भी नहीं मिलेंगी। तो मैंने कहा ये नहीं जी, ये नहीं जी, वो करा के मैंने तो लड़ गया उनके साथ। फिर जब ये रैली उसने स्टार्ट की, 30 किलोमीटर बाद वो कल्टी हो गया और बेचारा वो पैदल चल के आया। मैंने कहा यार आज तो हमारा झगड़ा हो जाएगा, बट उसने आते के साथ ही मुझे गले लगाया, बोलता यार अगर आप मेरे को ये बेल्ट नहीं पहनाते ना और हेलमेट नहीं पहनाते, मेरा सर 2 टुकड़ों में होता। वहाँ से हमारी दोस्तियाँ शुरू हुई। अभी हम जब भी सिंध से जाते हैं तो ये हमें रोक लेते हैं, खाना खिलाते हैं, मोहब्बत देते हैं, माशाल्लाह। तो यही कमाया है हम, और क्या कमाया? इज्जत और मोहब्बत। और यही एक चीज़ है जो इंसान मेमोरीज एक्चुअली, हाँ, जो मेमोरी बनेगी। क्योंकि देखें बहुत दफ़ा बहुत से ताकतवर लोगों को लग रहा होता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दरअसल लोग सिर्फ उनके सामने उनसे डर रहे होते हैं। तो रियलिटी तो ये कि जब आप इज़्ज़त और मोहब्बत देते हैं तो अर्न करते हैं। तो जिस तरह आपने कहा ना, मैं हर एक के साथ तस्वीर खिंचवाता हूँ, हर एक के साथ, क्योंकि ये मोहब्बत है हम अभी जो रेकी कर रहे थे, वो बनाती है जो आप हैं। दीना और मैं थल डेजर्ट में रेकी कर रहे थे अभी। रेकी इज अ ट्रायल रन ऑफ द ट्रैक। पहले ट्रैक से पहले हम जाते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो ये गांवों के थ्रू जाते हैं, छोटे छोटे। तो दीना तो गांवों के घरों में बच्चों के साथ, घरों में उनकी औरतों के साथ घुस जाती है, They have great tea. खाना खा के आ जाती है, चाय पी के आ जाती है, और मैं बच्चों के साथ गपशप मारता हूँ, बेचारे खुश होते हैं उनको। That also makes us better human because that humbles us down. अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी और की या हमसे मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का शायद शुक्र भी अदा नहीं कर सकते ठीक से। क्योंकि देखें आप जो वो वाले बच्चे हैं ना जिनको हमने सोने का निवाला खिलाया है, उनकी कंप्लेंट सुन लें आप बस, वो इतने नाखुश हैं अपने एसी वाले कमरों में। हमारा ये गाँवों में आप जाएं, एक छोटी सी बात जो आपको शायद हिट कर जाए जी, इनका पावर्टी लेवल, गुर्बत का वो लेवल है कि साबुन का खाली रैपर उन्होंने शोकेस में रखा हुआ है।
Oh God. उनका ये गुर्बत का लेवल है, मेरे को रोना आता है ये कह के, मगर इनकी खुशियाँ देखो, कोई अरबपति आदमी से 100 गुना ज़्यादा खुश है। छोटी छोटी चीज़ों से खुश है ना? छोटी छोटी चीज़ों। वो साबुन का खाली रैपर उन्हें खुशी दे रहा है, जो हमारा They have fresh air, fresh food, unlimited land, animals. I mean, it's the life. It's the life. मैं एक दिन मेरी मम्मी 85 साल की थी, तो मुझे बोला बेटा मैं पाकिस्तान में कहीं नहीं गई हूँ, सिर्फ कोयटा के अलावा जहाँ मैं बड़ी हुई। मैंने कहा माँ जून जुलाई है, आप मेरे साथ चलना, हम जाएंगे। मैंने मम्मी को पूरा पाकिस्तान 2 महीने घुमाया, और ऐसी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। और मैं कह रहा हूँ डियोसाई, खुंजराब, स्कर्दू, गिलगित, सेहत ऐसी थी, सेहत ठीक है? हाँ माशाल्लाह बिल्कुल थी। क्योंकि बुजुर्ग तो अक्सर फिर हम एक दिन वापस आ रहे थे, हमारी ट्रिप को ख़त्म कर रहे थे, तो काराकोरम में मम्मी ने बोला मुझे बेटा टॉयलेट में जाना है। मैंने पहाड़ में एक छोटा सा घर देखा, मैं वहाँ चला गया। मैंने कहा बीबी ये, उनका हाँ बिल्कुल आए, पीछे आए, आप जो करना हो करें। वो एकदम बनाने चूल्हा जलाने, हाँ वो चूल्हा जलाने के अच्छा, वो हमारी गाड़ियाँ देख के, मेरे साथ खाकवानी की फैमिली थी पूरी, We're very close to them as well. हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, हम साथ घूम रहे थे तो ट्रिप पे। वो औरतें निकली तो ये तो बेचारी घबरा गई देख के औरतों को, मेरी फैमिली निकली बाहर, ये वो, आपने चाय पीनी है, चाय पीनी है। मैंने कहा बीबी तकलीफ ना कर, मैं भी नाश्ता वाश्ता खा के निकले। तो मैंने उसको बोला कि बीबी आप इधर कर क्या रही हो? मैं जो आपको बात बता रहा हूँ। कहती मतलब क्या? मैंने कहा बीबी इधर कुछ नहीं है आपके पास यार, आप इस पहाड़ के बीच में आपका घर है, आप क्या करती हो? तो उसने जो मुझे जवाब दिया, उसने जो दिल में बात थी, उसने बोला बेटा मेरे पास दुनिया का सब कुछ है, मुझे और क्या चाहिए? आबो हवा देखो। उसके नीचे बच्चे खेल रहे थे, वो पिंक चीक वाले बच्चे आए ऊपर, कहते हैं ये मेरा मियाँ है, नीचे मेरे माल मवेशी है, पूरी दुनिया है। हाँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जो हर वो चीज़ जो हम पैसे से हासिल करते हैं, और खाना उसके पास खालिस, पहाड़ों से उसके पास सब कुछ खालिस आता है, वो पकाती है। कहती मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास सूरज की रोशनी, और यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसीओं में लगे हैं, ये करें और नाखुश है, और नाखुश। मैं ये तो कह रही हूँ कि हम अपने इर्द गिर्द देखें ना, तो हर कोई नाखुश है, बिकरिंग, कंप्लेनिंग, वाइनिंग। और आप अगर छोटे इलाकों में जाते हैं, यू एक्चुअली सी हाउ हैप्पी दे आर, और हमें देख के इतने खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। कॉन्वर्सेशन तो मुझे लगता है कि कई घंटे चल सकती है, कि जब आपके पास इतनी सारी कहानियाँ होती हैं सुनाने के लिए, और हमारे एक्सपीरियंसेस हमें एक अच्छा स्टोरी टेलर भी बनाते हैं, ऑल्दो वो हमें हम्बल भी करते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, मगर हमारे पास बहुत मज़ेदार कहानियाँ होती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला, और अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाब करे आगे, इंटरनेशनल लेवल पे अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो और स्पोर्ट्स को भी दस्ते शफ़क़त रखे उन पे, ताकि हमारे जो इतने कामयाब यहाँ पाकिस्तान में लोग हैं वो दुनिया में भी कोई ना कोई नाम कमा सकें। और जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट भी है, पैशन भी है, थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो थैंक यू आप दोनों के वक्त का। तो भाई हमेशा की तरह जब भी कोई बहुत अच्छा मज़ेदार सा ऐसा मेहमान आता है जो बहुत कुछ डिफरेंट काम कर रहा होता है, तो मैं ना, मेरे अंदर भी कोई सोई भी चिंगारियाँ जागने लगती हैं कि मैं भी ये ट्राई करती हूँ। लेकिन आप ज़रूर, अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं ना, तो कोई एज नहीं होती किसी भी काम की, कोई भी एज नहीं होती। आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, कोई ना कोई अपने आप को छोटे मोटे गोल्स दिया कीजिए, क्योंकि जब हम एक छोटा सा बेबी स्टेप लेते हैं और एक छोटा सा गोल अचीव करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ना वो कुछ साल रिवर्स कर देता है, बिकॉज़ फिर हम एक नया गोल हम सेट करते हैं। लोग कहते हैं पहले मोटिवेशन आए या पहले वो आए, क्या गोल्स बनाने चाहिए? भाई आप पहले गोल सेट करें, आपको मोटिवेशन आएगी तो खुद ही पैशन आना शुरू होता है। ये नहीं होता कि एक्सरसाइज करूँगा और बेहतर बॉडी आएगी तो आई विल फील गुड, बस पहले दिन ही कुछ ना कुछ कर लें। आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलप भी करते हैं अपने पैशंस को, या फिर अपने आप को जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाते हैं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैंने लेटर एज में एक्सप्लोर की, अपने आप को जाना, और उसने मुझे शायद ये एहसास दिया कि मैं वो भी काम कर सकती हूँ जो कि मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे कि मैं कर सकती हूँ। इंसान इतना स्ट्रॉन्ग और इतना रेजिलियंट है। तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अंडे का हलवा यकीनन तैयार होगा, हम भी खाएंगे, और हम मेहमानों को भी कहेंगे कि आप थोड़ा सा रुके और खा कर जाइए जो हमारी शेफ़ साहब ने बना लिया। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
मैं मौजूद हूँ शेफ साइमा के किचन में और जानते हैं इनसे कि अंडे का हलवा जो तैयार हो गया, क्या वो अभी हमें चखा रही हैं? वैसे बड़ा वो लग रहा है शाही किस्म का, जैसे कल परसों तरसों नवाबी कोरमा बना था ना, तो उसी का कनेक्शन में मीठा है नवाबी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी बड़ी खूबसूरत है जिस ट्रे में आपने निकाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल एक शाही लुक दे रहा है ना। अच्छा ये आप देखिए कि मैंने आपको किस फॉर्म में दिखाया था और अब किस फॉर्म में आ गया। हाँ, और उस वक्त आप लोग कितना घबरा रहे थे कि अब क्या होगा, और मैं भी घबरा गई कि अब क्या होगा नेक्स्ट लेवल पर। क्यों आप क्यों घबरा रही थी? आप तो कैप्टन ऑफ द शिप हैं, आप ही घबरा गई। मैं इसलिए घबरा गई कि मुझे कुछ शो भी तो करना था ना। हाँ कहीं ऐसा ना हो तो मैंने सस्पेंस रखा और फिर मैंने अपनी फाइनल प्रोडक्ट दिखाई। तो माविश, मैं थोड़ा सा हलवे के बारे में बताती चलती हूँ। हाँ, एक तो मैं कुछ बिल्कुल आप करीब से देखें। सबसे पहले तो यहाँ आप देखिए, एक मैंने वो फॉर्म बना दी है जो कि हम चम्मच से आराम से उठा के खा सकते हैं। अगर आप बोल में सर्व कर रही हैं या ऐसे सर्व कर रही हैं तो हर आदमी आसानी से ले सकता है। एक मैंने जमा हुआ दिखाया है। ये अगर हम इसको एक बड़ी अच्छी स्क्वायर या रेक्टेंगल, आपके पास कोई भी टिन हो या डिश हो, तो आपने करना ये है कि बिल्कुल सेम रेसिपी फॉलो होगी और आपने उसको बटर पेपर से लाइन कर देना है उस डिश या टिन को, ठीक है। और फिर आपने ये सारा हलवा उसमें जमाना है, एक लेयर पूरी लगा देनी है थिक सी। अच्छे से स्पैचुला लेकर आपने उसको दबाना है, या चम्मच से दबाएं या छुरी से दबाएं जिनके पास स्पैचुला नहीं है, ताकि वो एक थिक फॉर्म में आ जाए। और फिर आप उस पर कट्स लगा दें स्क्वायर फॉर्म में, तो वो आपका जमा हुआ कतली वाला हलवा तैयार हो जाएगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैंने ये बतानी थी कि कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी अच्छे हलवे को बनाने के लिए। नंबर एक बात तो ये कि जब भी आप लोग हलवा बनाएं, कोशिश करें कि वो कढ़ाई में हो या फैला हुआ बर्तन हो। क्यों? इसलिए कि जब भी हम हलवा बनाते हैं तो पानी, जिस भी चीज़ का हलवा बन रहा है उसमें पानी का एलिमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी वो चीज़ छोड़ती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए फैला हुआ बर्तन इक्वल टेम्परेचर पर फ्लेम पर जब पकेगा तो वो जल्दी लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, जल्दी पक जाएगा। दूसरी बात ये कि हलवा बनाते वक्त बर्तन का ऐसा इंतखाब करें जिसका पेंदा या हेवी बॉटम पैन कहना चाहिए, वो चिपके नहीं। वो चिपके नहीं, हलवा जा चिपक जाते हैं। तीसरी चीज़ ये कि कोशिश करें कि एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन में हलवा बनाएं, ठीक है। नॉन स्टिक में नहीं बनाएं? नॉन स्टिक में ना बनाएं, क्योंकि हमने उसको मुस्तकिल चलाते रहना है, खुरचते रहना है साइडों से। तो क्या होता है कि नॉन स्टिक इतनी हमारी बर्तन ख़राब हो जाएंगे ना। वो तो लकड़ी के चमचे से बना सकते हैं? आप लकड़ी के चम्मच से बना सकते हैं। मैंने यहाँ इस वक्त नॉन स्टिक में ही है आपके पास जी, नॉन स्टिक जी बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये होती है कि आप इसको स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन में बनाएं, ये रिकमेंडेड है। बट अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप आसानी से बना सकते हैं इसको नॉन स्टिक में भी। फ्राइंग पैन में बन सकता है ना? हाँ, कम का तो आप बना सकते हो फ्राइंग पैन में, 3 अंडों का जैसे हमने ज़िक्र किया था। अच्छा, चौथी बात ये कि पेशेंस बहुत रिक्वायर है हलवा जात में, तो काइंडली इसको आप हल्की आंच पर ही बनाएं, वरना ये इसका रिज़ल्ट इस वक्त ये नहीं होगा। और गरम गरम हलवा जो है मुंह में नहीं डालना है, वरना बहुत बुरा मुंह जल जाएगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे दी। जी बिल्कुल। और मैं इसको थोड़ा सा ये बता दूँगी, स्टेप्स बताऊँगी। रेसिपी हमारे पास है मौजूद रेसिपी कार्ड में। स्टेप्स मैं ये बता देती हूँ कि मैंने किया ये था कि जब मैंने अंडे को दूध के साथ घी में डाला तो आप लोगों ने सब ने देखा था कि ये कर्डल सा हो गया था, फटा फटा सा हो गया था, जैसे दूध फट जाता है। इस स्टेज पे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको जी, इसने पानी छोड़ दिया, क्योंकि चीनी, दूध है हमारे पास, चीनी है, ये सब चीज़ें पानी छोड़ती हैं। आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और जल्दी जल्दी चम्मच बस चलाते रहना है। सेकंड फॉर्म इसकी ये हो जाएगी। स्टेप 2 ये होगा कि अंडे को खोना शुरू हो जाएंगे, आपको नज़र आएगा उसका
उसका यानी तरीका ऑब्ज़र्व करने का ये है कि आपको हल्के हल्के बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अब आपकी कुकिंग स्टार्ट हो गई है अंडों की, ठीक है। जब ये कुक होना शुरू हो जाएंगे और पानी भी आपको रिड्यूस होता हुआ नज़र आएगा तो ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा साइड्स पे और पेंदा भी छोड़ना शुरू कर देगा साइड्स पे। इस स्टेज पे अब आपने बिल्कुल फोकस करना है हलवे पे और तेज़ तेज़ चलाते रहना है। आँच बिल्कुल स्लो कर दें और देखते रहें, हलवे की जाने भी देखते रहें। और जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये वो स्टेज है कि ये विद इन मिनट्स जो है आलमंड कलर का हो जाए, यानी बादामी शेड का हो जाए, जो कि इस वक्त आप लोग यहाँ देख रहे हैं। बस ये आपकी फ़ाइनल स्टेज है हलवे की। चीनी तो मैंने जब अंडे का दूध और अंडे का पानी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और साइडों पे बबल्स आने लग जाएंगे, तब मैंने चीनी शामिल की थी। अच्छा, और वो जो इलायची थी वो शुरू में डाल दी, इलायची पाउडर डालना है तो आखिर में डालें उसको, बना के कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस शक्ल का आ गया तो आपने इसको डिश आउट मैंने दोनों में डिश आउट कर लिया। एक मैंने शुरू में ही बता दिया, कोई इसको जमाना चाह रहा है तो वो इसको बहुत आसानी से जमा सकते हैं। ये परफेक्ट हलवा है। इसकी जितनी भी मिकदार मैंने दी है, ये बहुत तेज़ चीनी नहीं आप लोगों को लगेगी, ना हल्की लगेगी। याद एक बात रखिएगा मेरी, अंडे के हलवे का रेशो बहुत लाजमी है फॉलो करना। अगर आप अपनी मर्ज़ी से 8 अंडे लेंगे, आधा चम्मच चीनी डालेंगे कि नहीं कोई बात नहीं मैं कम चीनी डाल दूँ, आपका हलवा ऐसा तैयार नहीं होगा। वो स्क्रैम्बल्ड एग ही बन जाएगा, मीठा अंडा बन जाएगा। आपने बिल्कुल सेम रेसिपी फॉलो करनी है। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने सारा प्रोसेस सामने किया। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने जो है पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई थी। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि आप लोगों का सबका हलवा कैसा बना। आपका हलवा नहीं, अंडे का हलवा कैसा? अंडे का हलवा बिल्कुल। ठीक है जी, ओवर टू यू। सही है। अच्छा भाई, हमारा प्रोग्राम अख्ताम को पहुँचा। यकीनन आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। अभी अंडे का हलवा तो मैं इन्जॉय करूँगी। इससे पहले जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मुझे प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आते हैं उसमें मुझे मज़ेदार बात ये लगती है कि इन्फॉर्मेशन तो ऑफ कोर्स हमें हर प्रोग्राम ही कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन जब इस तरह बाकमाल लोगों से मुलाकात होती है जो बहुत ही ज़बरदस्त या कोई बड़ा दिलचस्प काम कर रहे हैं ना, तो हमारे भी अंदर की छुपी हुई ख्वाहिशात जागती हैं कि यार मैं फिर क्यों यहीं रोड रेज कर करके लोगों को इम्प्रेस करूँ, मैं क्यों कोई ढंगा काम नहीं कर लेता। अगर आपका दिल चाहता है कि आप भी कार रेसिंग में शामिल हों तो आप बहुत आसानी से, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, ज़रा सा कुछ टाइप करते हैं आई जाती है उसकी मुताबिकत से इन्फॉर्मेशन। डू एक्सप्लोर योर सेल्फ। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने की जगह सड़क नहीं होती, वन व्हीलिंग प्लीज़ सड़क पे मत किया करें। बहुत अच्छी बात की थी रोनी पटेल ने कि आप तो गुजर जाएंगे अगर आपकी उल्टी पुल्टी हरकतों की वजह से, लेकिन जो पीछे आपके पेरेंट्स होते हैं उनको ज़िंदगी भर का रोग लग जाता है। तो डोंट डू दिस टू योर लव्ड वंस, डोंट डू दिस टू योर पेरेंट्स। जो हम कहते हैं ना अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, उसमें ये ख्याल ये भी है कि आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि आप बहुत ज़रूरी हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपको लगता है आप किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है तो ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि जिसने आपको ज़िंदगी दी है, जिसने आपको जिस्म दिया है, जिसने आपको रूह दी है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ इसी नोट पे। कल फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ और नई कोई मज़ेदार सी और भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है। कल हम आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।